अध्याय 101। 101 उनकी चिंता। एक राजेश शर्मा के ऐसा कहने के बाद उन्होंने अपनी डेस्क पर रखा फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल करने वाले थे। नैना शर्मा की ब्लैक पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसका दिल धड़कना लगभग बंद हो गया। वह अच्छी तरह जानती थी कि आर्यन सिंघानिया के साथ उसका रिश्ता कैसा है। दादाजी को चिंता न हो, इसलिए वह उनके सामने प्यार करने का भ्रम बनाए हुए थी। लेकिन अगर उन्होंने अभी उसे फ़ोन किया तो क्या सब कुछ सामने नहीं आ जाएगा? दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी और वे परेशान नहीं हो सकते थे। अगर उन्हें अपनी और आर्यन सिंघानिया की अभी की हालत के बारे में पता होता तो वे इसके नतीजों के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं कर पाती। ईशा, दादाजी, मैं बात करूंगी, मैं बात करूंगी। नैना शर्मा ने अपने हाथों को कसकर भींच लिया। उसके नाखून उसके शरीर में गहरे धंस गए, लेकिन उसे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास अभी भी एक चॉइस है, इसलिए उसने थोड़ी सी उम्मीद बनाए रखी और इस शादी में स्ट्रगल किया। वह अपने दादाजी को निराश नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह ये भी नहीं चाहती थी कि आर्यन सिंघानिया उसे नीचा दिखाए। हालांकि उसे अब जाकर समझ आया कि जिस पल से उसने आर्यन सिंघानिया से शादी के लिए हाँ की थी, वह इस सिचुएशन में फंस गई थी और उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने आर्यन सिंघानिया से शादी शर्मा परिवार और शर्मा परिवार के लिए की थी। इसका मतलब था कि शर्मा परिवार और शर्मा परिवार के लिए आगे बढ़ना उनकी किस्मत में लिखा था। जहां तक दूसरी मैफ्लाइज की बात है, वे तो बस भ्रम में थीं। आर्यन सिंघानिया की बात सही थी। चूंकि वह एक वेश्या बन गई थी, इसलिए उसे अपने लिए अच्छी प्रतिष्ठा बनाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वह उसे नीची नज़र से देखता था। अब वह खुद को भी नीची नज़र से देखती थी। दादाजी, आप जो भी मुझसे करवाना चाहेंगे मैं वही करूंगी। क्या ये ठीक है? उसने पूछा। नैना शर्मा ने अपना मुंह खोला और लगभग हार मान ली। उसने अपने होंठ भी मोड़े और मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान हल्की और बेजान थी। राजेश शर्मा ने धीरे से फ़ोन रख दिया। जब उन्होंने नैना शर्मा को इस तरह देखा तो उनके चेहरे के भाव नरम पड़ गए और उनका लहजा नरम हो गया। नैना, दादाजी तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहते। बस बात यह है कि दादाजी सच में हमारे शर्मा परिवार की कई पीढ़ियों की मेहनत को ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकते। समझी? मैं समझ गई। नैना शर्मा ने देर से सिर हिलाया। वह अभी भी मुस्कुरा रही थी। मैं समझ गई। मैं जल्द से जल्द आर्यन को इसके बारे में बताऊंगी। नैना शर्मा हैरान होकर अपने ऑफिस लौटी। वह सोफे पर धम्म से बैठ गई। उसका हाथ उसके सिर को सहारा दे रहा था। उसके दिल में सिर्फ बेबसी की लहरें थीं। वह आर्यन सिंघानिया से शादी की बात कैसे करती? अगर वह इस बारे में बात करने की पहल करती तो क्या यह आर्यन सिंघानिया को मारने के लिए अपना चेहरा आगे करने जैसा नहीं होता? हालांकि दादाजी थोड़े शर्मिंदा थे। नैना शर्मा ने निराशा में अपना सिर खुजलाया। उसने अपनी जिंदगी इस तरह कैसे जी? अगर वह समय पीछे ले जा सकती तो वह उस समय आर्यन सिंघानिया को कभी नहीं उकसाती। अगर वह समय पीछे ले जा सकती तो वह चाहती कि नैना आर्यन सिंघानिया को कभी न जाने। इस तरह वह प्यार की वजह से फंसी हुई जानवर नहीं बनती। योजक चिन्ह। नैना शर्मा ने ऑफिस में पूरी दोपहर इस बारे में सोचा, लेकिन कोई हल नहीं सोच पाई। विला लौटने के बाद भी वह सोचना बंद नहीं कर पाई, जिससे उनका पूरा शरीर उदास और गुमसुम सा लग रहा था। उनका खाने का भी मन नहीं था। आर्यन सिंघानिया आज वापस नहीं आए, इसलिए बड़े से विला में सिर्फ नैना शर्मा और कमला आंटी ही थीं। कमला आंटी ने खाने से भरी टेबल को देखा और नैना शर्मा ने बस कुछ ही निवाले खाए। वह चिंता किए बिना नहीं रह सकी। यंग मैडम, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आप इतना कम क्यों खा रही हैं? कमला आंटी की बातों से नैना शर्मा को होश आया। उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं, बस मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगती। कमला आंटी ने ना में सिर हिलाया। छोटी मैडम, अगर आपको भूख नहीं भी है तो भी आपको थोड़ा खाना चाहिए। नहीं तो अगर आप भूखी रह गई तो छोटे मालिक को चिंता होगी। अध्याय 102। 102 उसकी चिंता। 2 युवा मास्टर चिंतित होंगे। ईशा, जब नैना शर्मा ने कमला आंटी की बातें सुनी तो उनके दिल में अजीब सी कड़वाहट आ गई। वह भी चाहती थी कि आर्यन सिंघानिया उनकी चिंता करे और उनकी परवाह करे, ठीक वैसे ही जैसे वह पहले करती थीं। उसे याद आया कि जब उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया था तो वह उसके पीछे जुनून से लग गई थी। लेकिन आर्यन सिंघानिया सच में एक कोल्ड प्रिंस चार्मिंग था। उसने हर तरह के तरीके अपनाए, लेकिन वह टस से मज नहीं हुआ। बाद में उसे एक कोने में धकेल दिया गया और वह बेशर्मी से उसका पीछा करने लगी। हर दिन वह उसके कान में फुसफुसाती, मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम पसंद हो। परी, क्या ऐसी कोई कहावत नहीं थी, ईमानदारी से धातु और पत्थर दोनों तोड़े जा सकते हैं? वह इतनी सच्ची थी कि अगर आर्यन सिंघानिया बर्फ का टुकड़ा भी होता तो वह पिघल जाती, है ना? लेकिन उसने फिर भी आर्यन सिंघानिया को कम आंका था। वह कोई बर्फ का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ था। उसके लगातार कबूलनामे का उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसके बजाय उसने ठंडे शब्दों से उसका मजाक उड़ाया।
उसे अब याद नहीं आ रहा था कि आर्यन सिंघानिया ने उस समय क्या कहा था। उसे बस इतना पता था कि वे अच्छे शब्द नहीं थे। वह बहुत दुखी थी और एक मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही। जब तेज बारिश हो रही थी तब भी वह हिली नहीं। घर आने के बाद वह बीमार पड़ गई। उस समय बीमारी तेजी से आई और उसके शरीर का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस था। फिर भी वह आर्यन सिंघानिया का नाम बुदबुदाती रही। फिर अपनी हैरानी में उसने सच में आर्यन सिंघानिया को देखा। शुरू में उसे लगा कि यह एक वहम है, इसलिए वह बिना रोक टोक के उसे परेशान करती रही और बहुत कुछ कहती रही। उसने कहा कि वह उसे कितना पसंद करती है, उसकी बातें उसे कितनी दुख पहुंचाती हैं, वह कितनी दुखी है, और अपनी सारी सच्ची भावनाएं बताईं। आर्यन सिंघानिया चुपचाप सुन रहा था। आखिर में ऐसा लगा जैसे उसने कुछ बुदबुदाया हो। फिर उसने धीरे से अपने हाथ उठाए और उसे गले लगा लिया। उनका गले लगना उनके जैसा नहीं था, लेकिन अजीब तरह से गर्म था। नैना शर्मा को ये गर्माहट महसूस हुई और अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने जो आर्यन सिंघानिया है वह कोई भ्रम नहीं है। वह सच में यहीं थे। आयशा। नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया के लैपल्स पकड़े और अपना सिर उसकी बाहों में उठा लिया। उसकी काली आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और वह बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी, जैसे उसे डर हो कि वह गायब हो जाएगा। आर्यन सिंघानिया, क्या ये सच में तुम हो? ईशा क्यों आए? नैना शर्मा ने जैसे ही अपना मुंह खोला, वह सवाल पूछना बंद नहीं कर सकी। क्या तुम्हें पता था कि मैं बीमार थी और तुम्हें मेरी चिंता थी, इसलिए तुम मुझसे मिलने आए? नैना शर्मा ने भले ही यह कहा हो, लेकिन असल में उसके दिल में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। वह इतने लंबे समय से आर्यन सिंघानिया के पीछे पड़ी थी, लेकिन आर्यन सिंघानिया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसे सच में डर था कि आर्यन सिंघानिया उसे भद्दी बातें कहेगा और ज्यादा सोचने के लिए उसका मजाक उड़ाएगा। आर्यन सिंघानिया के होंठों के कोने थोड़े मुड़ गए जब वह मुस्कुराए। उसने सिर हिलाया और वे कठोर शब्द कहना या उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने कहा, हाँ, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। इसलिए नैना शर्मा, बीमार मत पड़ो और जल्दी ठीक हो जाओ। उस बीमारी ने उसके और आर्यन सिंघानिया के बीच की दूरी को तेजी से कम कर दिया था। उसके बाद उसने आर्यन सिंघानिया से अपनी बात मनवाई और उसके साथ रहने लगी। हालांकि बाद में उसे पता चला कि आर्यन सिंघानिया की चिंता उसके प्लान में सिर्फ एक झूठ थी, फिर भी उसे उस समय उसकी देखभाल और नरमी की याद आती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके और आर्यन सिंघानिया के बीच यही एकमात्र गर्मजोशी बची थी। नैना शर्मा को याद नहीं था कि वह बीमार थी या नहीं। जब वह रात को सोती थी तो उसका शरीर असल में उसके दिमाग के साथ रिएक्ट करता था। वह धीरे धीरे कमज़ोर होती गई और उसे धीरे धीरे बुखार आने लगा। अध्याय 103 उसकी चिंता 3। नैना शर्मा नींद में थी, तभी उसे लगा कि कमला आंटी उसे बुला रही हैं। उसकी आवाज़ चिंता से भरी थी, लेकिन उसे यह अजीब लगा। वह अच्छी तरह सो रही थी, कमला आंटी की आवाज़ ऐसी क्यों थी? वह कमला आंटी को जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसके गले में कुछ अटक गया था। वह आवाज़ नहीं निकाल पा रही थी। कमला चाची ने अपना माथा छूते हुए आश्चर्य से कहा, इतनी गर्मी क्यों है? नैना शर्मा खुद को परेशान किए बिना नहीं रह सकीं। क्या वह बीमार थीं? क्या वह बस पुरानी बातें याद नहीं कर रही थीं? वह अपनी यादों से पागल क्यों हो गईं? नैना शर्मा अभी भी उलझन में थी कि अचानक उसे मीरा जोशी के फ़ोन करने की आवाज़ सुनाई दी। उसने नंबर डायल करते हुए बुदबुदाया, छोटी मैडम को तेज़ बुखार है और छोटे मास्टर को फ़ोन करना है। युवा मास्टर। नैना शर्मा का पूरा शरीर तन गया। कमला आंटी आर्यन सिंघानिया को कैसे बुला सकती थीं? आर्यन सिंघानिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बीमार है या नहीं। शायद वह उसके असहज महसूस करने का इंतज़ार नहीं कर सकता था, है ना? वह सच में उठकर कमला आंटी का फ़ोन ले जाना चाहती थी। वह आर्यन सिंघानिया की ताने वाली बातें सुनना नहीं चाहती थी, भले ही वह बीमार हो। अगर ऐसा हुआ तो उसे सच में लगेगा कि उसके पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन वह इसके बारे में सिर्फ सोच ही पा रही थी, क्योंकि उसने कितनी भी कोशिश की, उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसकी चेतना धुंधली हो गई और कोमा में जाने पर उसका सिर एक तरफ झुक गया। योजक चिन्ह। आर्यन सिंघानिया कुछ दिनों से विला में वापस नहीं आया था। ऐसा नहीं था कि वह वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि जब वह वापस जाएगा और नैना शर्मा को देखेगा तो वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और उसे चोट पहुंचाएगा। वह उसके साथ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन वह अपनी पुरानी फीलिंग्स को भूल नहीं पाए और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी। हालांकि ऐसा करने के बाद उसे उसके शरीर पर कोई शक वाला निशान नहीं मिला था और वह जानता था कि उसने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है, फिर भी वह गुस्से में था और उसे काबू नहीं कर पा रहा था। वह इस बात को नज़रअंदाज कर सकता था कि वह उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन वह उसे शादी के बाद भी किसी दूसरे आदमी से प्यार करने की इजाज़त नहीं दे सकता था। वह इस बात का सामना नहीं कर सका कि वह सच में किसी और आदमी से प्यार करेगी। आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो गया। आर्यन सिंघानिया फर्श से छत तक ऊंची खिड़की के सामने खड़े होकर पूरे मुंबई शहर को देख रहे थे। रात धुंधली थी और रोशनी तेज थी।
सड़कों पर लोग जल्दी में थे, अपने अपने घरों की ओर भाग रहे थे क्योंकि उनके अपने घर पर थे, उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। वह भी घर जाना चाहता था। उसका एक प्रेमी था, लेकिन वह प्रेमी उसका इंतजार नहीं करता था। उस समय उसने नैना शर्मा से शादी करके गलती की और पैसे लेकर उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया। क्या वह गलत था? असल में उसे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं था। जब तक नैना शर्मा उसकी आंखों में देख सकती थी, बस एक नज़र ही काफ़ी थी। आह परी। डेस्क पर रखा फ़ोन अचानक बजा। आर्यन सिंघानिया ने जाकर फ़ोन उठाया। उसने स्क्रीन पर नज़र डाली, ये घर से कॉल था। हालांकि उसे पता था कि यह फ़ोन कॉल शायद कमला आंटी का है, फिर भी उसका दिल उम्मीद से भर गया। शायद 10,000 में से एक चांस था कि नैना ने फ़ोन किया हो। आर्यन सिंघानिया की उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं जब वह धीरे धीरे स्क्रीन स्वाइप कर रहे थे। हेलो। जैसे ही कमला आंटी की आवाज़ सुनाई दी, आर्यन सिंघानिया के दिल में ऐसा लगा जैसे किसी ने मुक्का मारा हो। वह भरा हुआ और दर्द से भरा हुआ था। उसकी आंखों से उम्मीद तेजी से गायब हो गई और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसकी आवाज़ भी बहुत ठंडी और सख्त थी। यह क्या है? यंग मास्टर, यंग मैडम बीमार हैं। क्या आप वापस आकर उनसे मिलना चाहेंगे? आर्यन सिंघानिया की भौहें एक पल के लिए तन गईं, लेकिन जल्द ही ढीली पड़ गईं। नैना शर्मा का पैर पहले भी जल चुका था और वह जल्दी से वापस भागा, लेकिन तो क्या? नैना शर्मा ने कभी उसकी चिंता को नज़रअंदाज नहीं किया था। अध्याय 104 उसकी चिंता 4। आर्यन सिंघानिया के होंठों के कोने थोड़े मुड़ गए और वह खुद पर हंसने लगा। उसकी आवाज़ ठंडी और बिना किसी गर्मजोशी के थी। अगर तुम बीमार हो तो तुम्हें डॉक्टर को ढूंढना चाहिए। तुमने मुझे क्यों ढूंढा? मुझे नहीं पता कि बीमारियों का इलाज कैसे किया जाता है। और नैना शर्मा उसके बजाय डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगी। इतना कहने के बाद आर्यन सिंघानिया बिना किसी हिचकिचाहट के फ़ोन रखना चाहते थे। लेकिन जैसे ही उनकी उंगली बटन दबाने वाली थी, उन्हें अचानक फ़ोन के दूसरी तरफ से एक कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। आर्यन नियानवान। आर्यन सिंघानिया का हाथ जम गया और उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। क्या यह आवाज़ ईशा नैना शर्मा की नहीं थी? क्या वह उसे ईशा में बुला रही थी? ये कैसे हो सकता है? आर्यन सिंघानिया को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना। दूसरी तरफ से फिर से नैना शर्मा की आवाज़ आई। यह अब भी बहुत धीमी और लगभग सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन इस बार उसने नैना शर्मा को अपना नाम पुकारते हुए साफ सुना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नैना शर्मा उसका नाम क्यों पुकारेगी, जबकि वह इतनी बीमार थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी उसका दिल अनायास ही उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। उसने अपना फ़ोन कसकर पकड़ा और गहरी सांस ली। मैं अब वापस जाऊंगा। योजक चिन्ह। जब आर्यन सिंघानिया विला में वापस आए तो डॉक्टर नैना शर्मा को इंजेक्शन लगा रहे थे। नैना शर्मा को हमेशा दर्द से डर लगता था, इसलिए भले ही वह अब बेहोश थी, फिर भी उसके हाथ अनजाने में पीछे हट गए। डॉक्टर कुछ नहीं कर सके और बस कमला आंटी से नैना शर्मा के हाथ नीचे रखने के लिए कह सके। कमला आंटी ने जवाब दिया और पास जाने ही वाली थी कि आर्यन सिंघानिया अचानक उनके पीछे से आकर बेड पर बैठ गए। उन्होंने ध्यान से नैना शर्मा को उठाया और अपनी बाहों में ले लिया। फिर उन्होंने उनका पतला हाथ पकड़ लिया। ये देखकर कमला आंटी वहीं रुक गईं। डॉक्टर ने नैना शर्मा के हाथ के पीछे दवा लगाई और धीरे से थपथपाया ताकि खून की नसें तैरने लगें। उन्होंने सुई ली और धीरे से उसे नैना शर्मा के हाथ के पीछे डाल दिया। नैना शर्मा दर्द से तमतमा गईं और उनका शरीर अनजाने में ही तड़पने लगा। आर्यन सिंघानिया ने एक हाथ से उनका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उनकी कमर को कसकर लपेट लिया। फिर उन्होंने कुशलता से अपना सिर नीचे किया और धीरे से अपने हाथ के पिछले हिस्से पर सांस ली। कमला आंटी ने जो देखा उससे वह दंग रह गईं। उसने अपने बेटे से ज़रूर सुना था कि युवा मालिक के मन में युवा मैडम के लिए फीलिंग्स थीं। हालांकि वह काफ़ी समय से नौकरानी का काम कर रही थी, फिर भी उसने युवा मालिक को युवा मैडम के साथ घुलते मिलते नहीं देखा था। युवा मालिक साफ तौर पर युवा मैडम की परवाह करता था, फिर भी वह हमेशा युवा मैडम के सामने ठंडा और दूर रहने का नाटक करता था। कभी कभी वह ये भी सोचती थी कि क्या युवा मालिक सच में युवा मैडम को पसंद करता है। जब वह किसी को पसंद करता है तो वह ऐसा क्यों करता है? तो ऐसा नहीं था कि यंग मास्टर उससे प्यार नहीं करता था, बस उसने अपने प्यार को बहुत ज़्यादा छिपा रखा था। उसकी स्किलफुल हरकतों को देखकर साफ पता चलता था कि उसने पहले भी कई बार ऐसा किया था। यह अफसोस की बात थी कि युवा मास्टर युवा मैडम के सामने अपना प्यार दिखाने को तैयार नहीं था। डॉक्टर ने नैना शर्मा को इंजेक्शन लगाने के बाद धीरे से कहा, युवा मैडम को बहुत ज़्यादा चिंता है और उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा दबा दिया है। यह उनके दिल में जमा हो गया है, इसलिए वह बीमार पड़ गई हैं। आज रात आप इसे अच्छी तरह से ढक दें और उन्हें पसीना आने दें। तभी बुखार कम हो सकता है, नहीं तो ये हालत और ख़राब कर देगा। आर्यन सिंघानिया ने सिर हिलाया, फिर वरुण जोशी की ओर मुड़कर कहा, जाओ और डॉक्टर को भेजो। ठीक है, उसने कहा।
डॉक्टर और कमला आंटी के बेडरूम से जाने के बाद आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा का हाथ उसके सामने रखा और उसे अपनी बाहों से हटाकर वापस बिस्तर पर लिटाना चाहा। लेकिन जैसे ही उसका शरीर हिला, नैना शर्मा के हाथ ने बिना किसी चेतावनी के उसके कपड़े पकड़ लिए। उन छोटे हाथों की जोड़ी कसकर बंद थी। अध्याय 105 उनकी चिंता 5। आर्यन सिंघानिया की काली आंखें झुक गईं और उसकी नज़र नैना शर्मा के हाथ पर पड़ी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसका पूरा शरीर जम गया सा लगा। वह चाहे कुछ भी कर ले, हिल नहीं पा रही थी। एक बार जब नैना शर्मा बीमार थी तो वह उसे ऐसे कसकर पकड़ लेती थी जैसे उसे डर हो कि वह भाग जाएगा। चाहे वह उसे कितना भी कहे कि वह नहीं जाएगा, उसने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वह हमेशा इंजेक्शन और दर्द से डरती थी, लेकिन उसने कहा कि जब तक वह उसके पास है उसे दर्द महसूस नहीं होगा। उस समय वह हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी, चाहे वह उसके प्रति कितना भी रूखा, बेपरवाह या नफरत भरा क्यों न हो। वह एक कॉकरोच की तरह थी जिसे मारा नहीं जा सकता था। वह उससे कसकर चिपकी रहती थी और हर दिन वह बिना थके उसके कान में फुसफुसाती थी, आर्यन सिंघानिया, मुझे तुम पसंद हो। आर्यन सिंघानिया का बैकग्राउंड अच्छा था और वह दिखने में भी अच्छा था। छोटी उम्र से ही उसे चाहने वालों की कमी नहीं थी। वह जिद्दी और पागल थी, लेकिन सिर्फ नैना शर्मा ही बेशर्म थी। उसे नैना शर्मा पसंद नहीं थी। जाहिर है ऐसा इसलिए नहीं था कि वह सुंदर नहीं थी या उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। असल में जब से उसने उसे पहली बार देखा था, उसका दिल हमेशा अनजाने में उससे छू गया था। लेकिन उसके लिए नैना शर्मा को पसंद करना नामुमकिन था, क्योंकि नैना शर्मा को जानने से पहले ही उसने उसके साथ कुछ ऐसा किया था जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता था। उसे पूरा भरोसा भी था कि वह ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। हालांकि प्यार ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे किसी बाहरी चीज़ से कंट्रोल किया जा सके। जब प्यार आया तो उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। आर्यन सिंघानिया ने देखा कि उसके दिल पर नैना शर्मा का असर बढ़ता जा रहा था। वह उसके बारे में सोचने और उसकी परवाह करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। बेइज्जती से वह गुस्से में आ गया और नैना शर्मा पर बहुत गुस्सा किया और बहुत बुरी बातें कहीं। आज भी जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उस समय नैना शर्मा का एक्सप्रेशन उसके दिमाग में आ सकता था। वह वहां हैरान खड़ी थी, उसकी आंखों में उदासी और चोट थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर गिरने की कगार पर था। वह सच में दौड़कर उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन उसकी समझदारी ने उसे जबरदस्ती दबा दिया। नहीं नहीं, वरना परी अपने दोस्त के पुराने रास्ते पर ही चलेगी और ऐसा करेगी भले ही उसे यह पता हो। आखिर में उसने खुद को धीरे धीरे छोड़ने के लिए मजबूर किया। उस दिन के बाद नैना शर्मा मानो हवा में गायब हो गई। जो इंसान 24 घंटे उसके साथ रहने का इंतजार नहीं कर सकता था, वह सिर्फ उसकी अपनी कल्पना लग रही थी। जाहिर है उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन उसके दिल में बहुत ज्यादा नुकसान का एहसास हुआ। साथ ही एक अजीब सा गुस्सा भी था। नैना शर्मा ने जो लाइक कहा था वह बिल्कुल ऐसा ही था। शायद वह शुरू से ही ऐसी ही थी, बस एक खेल था। निराशा और गुस्सा उसके शरीर में टकराए बिना नहीं रह सके। वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था और चाहे कुछ भी हो, वह अपने दिल की नहीं सुन पा रहा था। आखिरकार 3 दिन बाद वह खुद को रोक नहीं सका और अनजाने में नैना शर्मा के बारे में पूछने का नाटक किया। लक्ष्य राठौर तो जैसे उसके ऐसा कहने का इंतजार कर रहे थे। वह उस पर हंसा। यंग मास्टर सिंघानिया, आपका सब्र बहुत कम है। अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं। ईशा। आर्यन सिंघानिया चुप रहे और बस अपनी आंखों के कोने से उन्हें देखते रहे। लक्ष्य राठौर ने उसे और ज्यादा सस्पेंस में रखने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत उसे नैना शर्मा की बीमारी के बारे में पूरी डिटेल में बताया। लेकिन बात खत्म होने के बाद भी उसने उसे याद दिलाया, अगर तुम नैना शर्मा को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें साफ सोचना होगा। तुम्हें ये साफ पता होना चाहिए कि नैना शर्मा कैसी इंसान है। हाँ, वह अच्छी तरह जानता था कि नैना शर्मा कैसी इंसान है। उसके सामने एक खून जैसा लाल उदाहरण रखा गया था, लेकिन जब उसने सुना कि नैना शर्मा बीमार होने की वजह से पिछले कुछ दिनों से गायब है तो उसकी खुशी दब गई। अध्याय 106 उसकी चिंता 6। आर्यन सिंघानिया में बचपन से ही बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल था। सिंघानिया परिवार की वारिस होने के नाते उन्हें सबसे पहले अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखना था। इस तरह वह दूसरों को अपने विचारों को समझने और उन्हें अपनी नाक से खींचने नहीं देंगी। लेकिन नैना शर्मा के सामने पहली बार उसे एहसास हुआ कि अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाने का क्या मतलब होता है। उसे पता था कि आगे का रास्ता एक गहरी खाई हो सकता है, लेकिन वह अभी भी आग में उड़ते हुए पतंगे की तरह था। नैना शर्मा से मिलने शर्मा परिवार के पास जाने से पहले भी उनमें थोड़ी संयम और समझदारी बनी हुई थी। लेकिन जब उसने उसे बीमारी की वजह से बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़ा देखा तो उसके मुंह से अनजाने में ही उसका नाम बुदबुदा रहा था। उसने उसे गले भी लगाया और उसके कान में अपने मन की बहुत सी बातें बताईं। उस दिन उसने ये तो नहीं कहा कि वह उसे पसंद करती है, लेकिन उसके कहे हर शब्द प्यार के सबसे खूबसूरत शब्दों जैसे थे। उस पल उसका दिल पूरी तरह से उस पर आ गया था।
उसने उसे अपने सामने कसकर पकड़ लिया और कहा, नैना शर्मा, जब तक तुम्हारे दिल का एक टुकड़ा तुम्हारे पास है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। नैना शर्मा पूरे 7 दिन बीमार रहीं। वह पूरे समय उनके साथ रहे और उनका हाथ हमेशा उनके कपड़ों को पकड़े रहता था। हर बार जब उन्हें इंजेक्शन लगता तो वह अनजाने में उनकी बाहों में सिमट जाती थीं। जब उन्हें दर्द होता तो वह बस उन्हें गले लगाते और धीरे से सांस लेने में मदद करते थे। बिल्कुल अभी की तरह नैना शर्मा के साथ बिताया गया समय असल में बहुत बहुत छोटा था, इतना छोटा कि उसे पता ही नहीं था कि वह उससे इतना प्यार क्यों करता था। उसकी एक छोटी सी हरकत भी उसके दिल में बड़ी लहरें पैदा कर सकती थी। योजक चिन्ह। जब नैना शर्मा सो गईं तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका पूरा शरीर किसी स्टोव में डाल दिया गया हो। उनका शरीर इतना गर्म था कि पिघलने वाला था। उनका शरीर अनजाने में ही छटपटा रहा था, अपने शरीर पर लिपटे मोटे कंबल से आज़ाद होना चाहता था। लेकिन उसका आधा कंधा ही टूटा था और उसे ठंड महसूस नहीं हो रही थी। अगले ही पल उसका कंधा फिर से ढक गया। नैना शर्मा ने नाराज़गी से भौहें चढ़ाईं और खुद को छुड़ाना जारी रखा, लेकिन नतीजा पहले जैसा ही रहा। वह चाहे कहीं से भी टूटी हो, वह जल्दी से वापस ढक गई। नैना शर्मा का गुस्सा भी बढ़ गया। बीमार इंसान सेंसिटिव और नाजुक होता है। जब वह जागी थी तो पहले से ही बहुत सी बातें दबी हुई थीं। अब जब वह बीमार थी तो वह थोड़ा आराम क्यों नहीं कर सकती थी। नैना शर्मा के हाथों और पैरों ने अचानक जोर लगाया और तुरंत रजाई उठा ली। आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा को इस तरह की हरकत करने से रोकने के लिए बगल में रख रहा था। पहले तो उसने काफ़ी सब्र रखा और उसे कंबल से ढकने में मदद की, लेकिन किसे पता था कि वह बेसब्र होकर सीधे कंबल उठा लेगी। 3 साल बाद जिस नैना शर्मा को उसने देखा उसमें उस साल की लगभग कोई परछाई नहीं थी। उसके सामने वह एक हाँ में हाँ मिलाने वाली और सावधान थी। वह लगभग भूल ही गया था कि उस समय नैना शर्मा की सेवा करना कितना नाजुक और मुश्किल था। लेकिन उसे इस बात से बिल्कुल भी नफरत नहीं थी कि उसे लाड़ प्यार दिया जाता था और उसे खुश करना मुश्किल था। जब आप किसी को सच में पसंद करते हैं तभी आप बिना किसी झिझक के दूसरे को अपना असली रूप दिखाते हैं। तो उस समय उसे सच में लगा कि नैना शर्मा उसे पसंद करती है और उससे प्यार करती है। एक पल ऐसा भी आया जब उसने विनम्रता से सोचा कि भले ही वह सच्ची न हो और उससे झूठ बोल रही हो, लेकिन अगर वह जिंदगी भर उससे झूठ बोल सकती है तो वह तैयार रहेगा। लेकिन उसकी खुशी सिर्फ 24 घंटे से भी कम समय तक ही रही, फिर उसने बेरहमी से उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया। उसने सोचा था कि वह इस जीवन में उसका ये रूप फिर कभी नहीं देख पाएगा। आर्यन सिंघानिया की आंखों में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसने आराम से नैना शर्मा को फिर से कंबल से ढक दिया। उसका हाथ उसके चेहरे को छूने से खुद को रोक नहीं पाया, उसकी उंगलियां वहीं रुक गईं। उसकी आवाज़ बहुत नर्म थी जब उसने कहा, नैना अच्छी रहो। अध्याय 107 उनकी चिंता 7। नैना शर्मा ने जैसे उसकी आवाज़ सुन ली थी, उस प्यार भरे स्पर्श से उसके दिल की बेचैनी शांत हो गई। उसकी लड़खड़ाती हरकतें भी धीरे धीरे बंद हो गईं। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को ध्यान से लिटाया, उठे, बाथरूम में गए और ठंडे पानी का एक बेसिन ले आए। उन्होंने तौलिया डाला, उसे निचोड़ा और फिर उनके माथे से निकल रहे हल्के पसीने को पोंछने में उनकी मदद की। नैना शर्मा की भौहें कसकर सिली हुई थीं और उसकी 2 खूबसूरत भौहें एक छोटी सी चोटी जैसी थीं। वह सपने में क्या सोच रही थी? ये सुरक्षित नहीं है। वो आर्यन सिंघानिया की उंगलियां अनजाने में उसकी भौहों पर पड़ गईं और उसकी उंगलियों ने उन्हें धीरे से सहलाया, धीरे धीरे उन्हें चिकना किया। शायद इसलिए कि आर्यन सिंघानिया की हरकतें गहरी दया से भरी थीं, नैना शर्मा की बेचैनी दूर हो गई थी। उसके होंठों के कोने अनजाने में ऊपर उठ गए और उसके शांत चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिल गई। आर्यन सिंघानिया की आंखें नर्म हो गईं जब उसने उसे देखा। वह थोड़ा झुका और उसकी भौहों के बीच हल्का सा किस किया। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा के बीच इन दिनों चल रहे कोल्ड वॉर की वजह से वह ठीक से सो नहीं पा रही थी। इस समय कमरा शांत था और उसकी प्यारी औरत उसके पास थी। उसका मूड शांत हो गया और नींद ने उसे घेर लिया। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और खुद को जगाने की कोशिश की। आज रात उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे नैना शर्मा पर नज़र रखनी थी और उसे रजाई को लात मारने से रोकना था। खुद को जगाए रखने के लिए आर्यन सिंघानिया ने कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए स्टडी रूम में जाने का प्लान बनाया। बस उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह उठा तो नैना शर्मा को पता चल गया और वह अचानक फिर से बेचैन हो गई। उसका हाथ रजाई से बाहर निकला और उसने फिर से उसके कपड़े पकड़ लिए। आर्यन सिंघानिया एक पल के लिए हैरान रह गए और फिर उनकी आंखों में मुस्कान आ गई। बीमारी के बाद नैना शर्मा असल में 3 साल पहले जैसी ही थीं और उनमें कोई बदलाव नहीं आया था। लेकिन जैसे ही वह हंसा, उस हंसी की जगह धीरे धीरे कड़वाहट ने ले ली। काश ईशा और नैना शर्मा वैसी ही होती जैसी उस समय थीं और बदली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। योजक चिन्ह। जब नैना शर्मा उठी तो खिड़की के बाहर आसमान पहले से ही चमक रहा था। आज का सूरज खास तौर पर तेज था और रोशनी कमरे में आ रही थी, जिससे कमरा गर्म हो गया।
उसने हैरानी से अपनी आंखें खोलीं। उसका दिमाग अभी भी गड़बड़ था और उसका शरीर कमज़ोर था। उसके लिए हिलना भी मुश्किल हो रहा था। वह कुछ देर तक छत को देखती रही, फिर धीरे धीरे होश में आई। क्या ईशा सच में बीमार थी? उसे अभी भी याद था कि सोने से पहले उसने कमला आंटी को ये कहते हुए सुना था कि उसे बुखार है और उसने आर्यन सिंघानिया को फ़ोन किया है। आर्यन सिंघानिया निश्चित रूप से फिर से उसका मजाक उड़ाने वाला था। ईशा। नैना शर्मा की आंखों में अचानक अंधेरा छा गया और उसने अनजाने में अपना सिर घुमा लिया। फिर उसने अपने बिस्तर के पास एक आदमी को लेटे हुए देखा। वह एक पल के लिए हैरान रह गई और उसका पूरा शरीर अचानक उठ गया, उसकी काली आंखें अचानक पूरी तरह खुल गईं। क्या वह अभी भी सपना देख रही थी? उसने आर्यन सिंघानिया को यहाँ कैसे देखा? नैना शर्मा अपनी आंखें बंद किए बिना नहीं रह सकीं। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोलीं तो उनके सामने सब कुछ अभी भी नहीं बदला था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह सपना देख रही हैं। आर्यन सिंघानिया सच में उसके बिस्तर पर लेटा हुआ सो रहा था। क्या इसका मतलब ये था कि कल कमला आंटी के बुलाने पर वह वापस आ गया था? क्या वह इतने समय से उसका ख्याल रख रहा था? नैना शर्मा ने बेडसाइड टेबल पर रखी आधी पी हुई कॉफ़ी और बिखरे हुए डॉक्यूमेंट्स को देखा। ये सब ये साबित करने के लिए काफ़ी था कि आर्यन सिंघानिया पूरी रात यहीं था। उसने आर्यन सिंघानिया को हैरानी से देखा। ये जानते हुए कि वह बीमार है, आर्यन सिंघानिया ने न सिर्फ उसे नीचा नहीं देखा बल्कि उसकी देखभाल करने के लिए वापस भी आ गया। अध्याय 108। 108 उनकी चिंता 8। क्या वह उससे नफरत नहीं करता था? फिर भी वह उसकी देखभाल करने को क्यों तैयार था? नैना शर्मा जानती थी कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में उन्हें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन वह खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थीं। उनका मन भटकने लगा। उन्होंने आर्यन सिंघानिया को देखा, उनके शांत सोते हुए चेहरे को, और उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। सोए हुए आर्यन सिंघानिया ने वह दूरी और ठंडक खो दी थी जो जागते समय थी। उस ठंडे बाहरी आवरण के बिना ऐसा लग रहा था जैसे वह 3 साल पहले वाले आर्यन सिंघानिया में लौट आए हो। उसे सच में उस समय के आर्यन सिंघानिया की याद आ रही थी। भले ही उसकी नरमी नकली थी, वह उसे सहने को तैयार थी। वह अपना हाथ बढ़ाए बिना नहीं रह सकी। वह उसका चेहरा छूना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि वह जाग जाएगा। वह बहुत कम दूरी से ही उसकी भौहें, उसकी आंखें, उसकी नाक और उसके होंठ देख पा रही थी। वे इतने सालों से उलझे हुए थे और आर्यन सिंघानिया ने उसे जो दर्द और तकलीफ दी थी वह खुशी से कहीं ज्यादा थी। हालांकि अगर यह थोड़ी सी भी खुशी थी तो यह उसके दिल को खुशी से भर देने के लिए काफ़ी थी। वह जानती थी कि वह बहुत दुखी है, लेकिन वह इसे बदल नहीं सकती थी। बेहोशी में नैना शर्मा का हाथ गलती से आर्यन सिंघानिया के चेहरे पर लग गया। हालांकि उसने ज़्यादा जोर नहीं लगाया, लेकिन आर्यन सिंघानिया ने पहले ही ये देख लिया था। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी काली आंखें तुरंत खुल गईं। नैना शर्मा चौंक गईं। एक पल में वह हाथ तेजी से पीछे हट गया। जब आर्यन सिंघानिया की काली आंखें नैना शर्मा से मिलीं तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर उसने अचानक अपना शरीर सीधा किया और उसकी आंखें साफ हो गईं। उसे पता नहीं चला कि उसे नींद कैसे आ गई। वह पहले तो नैना शर्मा के जागने से पहले निकलना चाहता था, लेकिन अब वह बीच में ही फंस गया था। पूरी रात उसे अपना ख्याल रखते देखने के बाद क्या उसे पता था कि वह इतने सालों से भी उससे प्यार करता है? असल में उसे इस बात का डर नहीं था कि नैना शर्मा को पता चल जाएगा। उसे बस इस बात का डर था कि अगर नैना शर्मा को पता चल गया तो वह पहले की तरह इस बात को पकड़ लेगी और उसकी भावनाओं को कुचल देगी। आर्यन सिंघानिया के पतले होंठ कसकर भींचे हुए थे और उसकी आंखें गहरी हो गई थीं। आर्यन सिंघानिया अचानक जाग गया। नैना शर्मा कुछ सेकंड के लिए घबरा गई, फिर उसने अपने मन की गलती को दबा लिया। लेकिन अब उसने एक शब्द भी नहीं कहा और नैना शर्मा का दिल फिर से बेचैन होने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ईशा को पता था कि वह चुपके से उसे छू रही थी? नहीं, नहीं, नहीं। उसने इतनी जल्दी अपना हाथ पीछे खींच लिया कि उसे यह नहीं देखना चाहिए था। नैना शर्मा ने धीरे से अपनी लार ली, उसकी गहरी आंखें बाईं और दाईं ओर घूमी, चुप्पी तोड़ने की कोशिश करते हुए कि नैना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कल रात यहाँ मेरा ख्याल रखोगे। मुझे लगा था कि तुम मुझ पर ध्यान नहीं दोगे, नैना, सेठी नैना। इससे पहले कि वह अपना धन्यवाद पूरा कर पाती, आर्यन सिंघानिया ने रूखेपन से कहा, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। आर्यन सिंघानिया का चेहरा तनाव में था और उसकी नज़र सीधे नैना शर्मा के हाथ पर गई। नैना शर्मा ने उसकी नज़र का पीछा किया और तभी उसे एहसास हुआ कि उसका दाहिना हाथ आर्यन सिंघानिया के कपड़ों को कसकर पकड़े हुए था। नैना शर्मा के गाल तुरंत लाल हो गए और वह शर्मिंदा हो गईं। पता चला कि बीमार होने पर भी उसे दूसरों के कपड़े खींचने की आदत थी। कोई हैरानी नहीं कि आर्यन सिंघानिया पूरी रात यहीं रुका था। ऐसा नहीं था कि वह रुकना चाहता था, बल्कि वही थी जो उसे खींच रही थी। जैसा कि उम्मीद थी, वह फिर से बहुत ज़्यादा सोच रही थी, ईशा। नैना शर्मा का हाथ जल्दी से छूट गया और पीछे हट गया। उसने अनजाने में रजाई भींच ली और कहा, मुझे माफ़ कर दो, प्रिया।
आर्यन सिंघानिया जानता था कि उसे इसी समय वापस लौट जाना चाहिए। इस तरह उसके विचार बिल्कुल भी सामने नहीं आएंगे और वह अपनी इज्जत और गर्व की रक्षा कर पाएगा। लेकिन अभी अभी ऐसा लगा जैसे उसने नैना शर्मा की आंखों में निराशा और उदासी देखी हो। अध्याय 109 उनकी चिंता 9। आर्यन सिंघानिया के कदम ऐसे लग रहे थे जैसे किसी चीज़ ने उन्हें ज़मीन पर ठोक दिया हो और वह हिल भी नहीं पा रही थी। क्या नैना शर्मा उसकी बातों से खोई हुई और दुखी महसूस कर रही थी? वह किस बात से निराश थी? इस बात से निराश कि उसने कहा कि उसे पूरी रात उनकी देखभाल करने के लिए मजबूर किया गया। क्या वह उसकी बातों से निराश होंगी? आर्यन सिंघानिया को पक्का नहीं पता था और उसने इस बारे में ज़्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। आखिर वह एक्टिंग में बहुत अच्छी थी। उसे नहीं पता था कि उसका हर एक्सप्रेशन सच्चा था या उसे धोखा देने का उसका कोई और मकसद था। नैना शर्मा ने अपनी आंखें नीची कर लीं और कुछ सेकंड के लिए चुप रहीं। फिर उन्होंने एक मुस्कान दी। चाहे कुछ भी हो, मुझे फिर भी आपको मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद देना है। आर्यन सिंघानिया अजीब तरह से नाराज था। वह हमेशा लोगों को सही सही परखता था। बस नैना शर्मा, वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अपने दिल में क्या सोच रही है। वह जितना ज्यादा परवाह करता उतना ही अपनी समझ खो देता। नैना शर्मा ने अपने मोती जैसे सफ़ेद दांतों से अपना निचला होंठ काटा। वह एक पल के लिए झिझकी लेकिन फिर भी धीमी आवाज़ में बोली, मैं बहुत खुश हूँ। अगर यह पहले की बात होती तो वह कभी ऐसी बातें नहीं कहती और अपने मन की बात उसके सामने ज़रा भी नहीं बताती। लेकिन शायद वह बीमार थी और अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रही थी, या शायद जिस पल उसने आंखें खोली और आर्यन सिंघानिया को अपने बिस्तर के पास पहरा देते देखा, समय पीछे लौट गया लगा। उसे 3 साल पहले वाला आर्यन सिंघानिया दिख रहा था। उस समय भी वह ऐसे ही उसकी रखवाली करता था। वह उससे मिलने और उसकी देखभाल करने के लिए वापस आया था। भले ही उसने चिंता की वजह से उसकी देखभाल नहीं की, फिर भी वह बहुत खुश थी। खुश, ये 2 शब्द धीरे धीरे आर्यन सिंघानिया के कानों में पड़े। आर्यन सिंघानिया की काली आंखें अचानक नैना शर्मा को देखने लगीं और उसकी सांसें थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थीं। क्या नैना शर्मा उसकी देखभाल से खुश महसूस करती हैं? पहले की तरह ही, जब मैं बीमार होऊंगा तो तुम मेरा ख्याल रखोगे और मेरी परवाह करोगे। नैना शर्मा की आवाज़ बहुत हल्की थी, लगभग फुसफुसाहट जैसी, लेकिन आर्यन सिंघानिया फिर भी उनकी कही हर बात साफ सुन सकता था। ऐसा लगा जैसे अचानक उसके दिल की झील में एक छोटा सा पत्थर फेंक दिया गया हो जिससे लहरों की लहरें उठ रही हों। वह भी अतीत को याद कर रही थी। क्या उसे भी उम्मीद थी कि ईशा अतीत में लौट सकेगी? आर्यन सिंघानिया ने अपना मुंह खोला और उससे पूछना चाहता था कि क्या वह अब उसकी हर बात पर विश्वास कर सकता है। क्या मीठी बातों के बाद ये जानलेवा आसनिक होगा? आर्यन सिंघानिया जमीन पर जड़वत खड़े रहे और काफी देर तक चुप रहे। आखिर में वह पूछ नहीं पाए। कभी कभी वह झूठ के पीछे की सच्चाई जानने के बजाय उसके मुंह से झूठ सुनना पसंद करता था। हालांकि कमरे से बाहर जाने से पहले वह अभी भी अपने मुंह पर काबू नहीं रख सका और बोला, अच्छा आराम करो। नैना शर्मा हैरान रह गईं। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि रिया के ये शब्द कहने के बाद आर्यन सिंघानिया फिर से एक्टिंग के लिए उनका मजाक उड़ाएंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रिया सच में उन्हें आराम करने देंगी। वह अब भी उसकी परवाह करता था, है ना? आर्यन सिंघानिया के बोलने के बाद अनजाने में उसकी आंखों में शर्मिंदगी की एक झलक आ गई। वह बीच में ही रुक गई और बोली, कहीं मैं ये बीमारी दूसरों में न फैला दूं। इसके साथ ही आर्यन सिंघानिया वहां से चला गया, लेकिन पीछे से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वह भाग रहा है। हालांकि आर्यन सिंघानिया ने अभी भी कुछ अच्छा नहीं कहा। नैना शर्मा को पता नहीं क्यों, लेकिन वह अब भी उसकी बातों से उसकी अनदेखी चिंता महसूस कर सकती थी। शायद ये सिर्फ उसकी अपनी ख्वाहिश थी, लेकिन नैना शर्मा के दिल में मिठास की एक झलक तैर गई। उसके होठों के कोने धीरे से ऊपर उठ गए। आर्यन सिंघानिया के जाने के थोड़ी देर बाद ही वरुण जोशी दलिया का कटोरा लेकर आए। अध्याय 110 उसकी चिंता 10। कमला आंटी ने बिस्तर पर बैठी नैना शर्मा को देखा। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था, लेकिन वह अच्छे मूड में लग रही थी। उसके होठों पर मुस्कान थी और उसकी काली आंखें क्रिस्टल लाइट से चमक रही थीं। नैना शर्मा की शादी को काफी समय हो गया था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने उसे मुस्कुराते हुए देखा। अब वह सतर्क और बेजान चेहरा नहीं था। कमला आंटी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकीं और बोली, युवा मैडम, क्या आप बेहतर महसूस कर रही हैं? नैना शर्मा ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ अपने चेहरे पर काबू रखा और फिर कमला आंटी की तरफ सिर हिलाया। हाँ, मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ। कमला आंटी कुछ कदम आगे बढ़ीं और ट्रे टेबल पर रख दी। फिर उन्होंने उसे दलिया दिया। ये वही दलिया है जिसे छोटे मालिक ने मुझे बनाने को कहा था। जब तक ये गर्म है, इसे खा लो। आर्यन सिंघानिया ने उसे यह उसके लिए बनाने का निर्देश दिया था। नैना शर्मा की काली आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और उसने कमला आंटी की ओर देखा। कमला आंटी को पता था कि वह क्या सोच रही है और उन्होंने यकीन से सिर हिलाया। ये सच में छोटे मालिक का ऑर्डर है।
उन्होंने कहा कि तुम अभी बीमार हो और शायद तुम्हें ज़्यादा भूख भी नहीं लगी होगी, इसलिए उन्होंने मुझसे दलिया बनाने को कहा। नैना शर्मा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। आर्यन सिंघानिया ने पूरी रात उसकी देखभाल की थी क्योंकि उसने उसके कपड़े खींचे थे। अभी अभी उसने उसे आराम करने के लिए कहा था, लेकिन उसने ये भी कहा था कि उसे डर है कि वह दूसरों में बीमारी फैला देगी। लेकिन फिर भी उन्होंने कमला आंटी से उनके लिए दलिया बनाने को कहा। क्या ईशा सच में उसके बारे में चिंतित थी? कमला आंटी ने देखा कि नैना शर्मा को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और वह अपने यंग मास्टर के लिए बोली, यंग मैडम, असल में यंग मास्टर सच में आपकी बहुत परवाह करते हैं। उन्होंने सुना कि आप कल बीमार थीं और तुरंत वापस आ गए। कल रात यंग मास्टर ही आपकी देखभाल के लिए यहीं रुके थे। वह पूरी रात ज़्यादा सोए नहीं। वह ये सब जानती थी, लेकिन आर्यन सिंघानिया ने उसकी कल्पनाओं को भी तोड़ दिया था। और ईशा, कमला आंटी अचानक कुछ कहना चाहती थीं लेकिन रुक गईं। नैना शर्मा ने उनके चेहरे का भाव देखा और उन्हें हल्का सा लगा कि उन्हें कुछ ज़रूरी कहना है। वह कुछ ज़्यादा ही उत्सुक थीं। कमला आंटी, और क्या? कुछ बातें ऐसी थीं जो आर्यन सिंघानिया ने कमला आंटी को कहने नहीं दीं। कमला आंटी ने लापरवाही से बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन्होंने आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा को देखा। उनके मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थीं, लेकिन वे हमेशा इतने बेपरवाह रहते थे। वह उनके लिए परेशान थीं। कमला आंटी एक पल के लिए हिचकिचाईं, लेकिन फिर भी वह खुद को ये कहे बिना नहीं रह सकी, यंग मैडम, क्या आपको याद है कि पिछली बार आपको कब जलन हुई थी? तब आपने मुझसे पूछा था कि क्या यंग मास्टर वापस आ गए हैं, और मैंने कहा था नहीं। असल में मैंने झूठ बोला था। यंग मास्टर उस रात वापस आए थे। आर्यन सिंघानिया उस रात वापस आ गया। नैना शर्मा एक पल के लिए हैरान रह गईं और अनजाने में उनका दिल धड़कना बंद हो गया। अगर आर्यन सिंघानिया उस रात वापस आ गया था, तो जिसने उसके पैर पर दवाई लगाई थी वह वही था। और रिया, असल में जब यंग मास्टर बाहर चले गए तो उन्हें घर पर लोगों का होना पसंद नहीं था। मैं सिर्फ मदद करने के लिए रेगुलर आती थी। तुम्हारे आने के बाद ही यंग मास्टर ने मुझे यहाँ ज़्यादा समय तक रहने दिया। मुझे लगता है कि वह चाहते थे कि कोई तुम्हारा ख्याल रखे। क्या कमला आंटी को भी आर्यन सिंघानिया ने खास तौर पर बुलाया था? एक पल के लिए नैना शर्मा को लगा जैसे वह किसी सपने में जी रही हैं। वरना इतनी खूबसूरत चीज़ें कैसे हो सकती हैं? यंग मास्टर नहीं चाहते थे कि मैं आपको पहले बताऊं। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप बहुत ठंडी हैं, यंग मैडम, और इससे यंग मास्टर का दिल दुखा, इसलिए वह ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाए। युवा मैडम, औरतें होने के नाते हम हमेशा इतनी ज़िद्दी नहीं रह सकती। हमें कभी कभी अपनी कमज़ोरी दिखानी चाहिए। एक बार जब आप नर्म पड़ जाती हैं तो क्या मर्द भी नर्म नहीं पड़ जाते? क्या उसे ठंड लग रही थी? वह बस उसे गुस्सा दिलाने से डर रही थी। अध्याय 111 अपने पति से दूर रहो। एक आखिरकार आर्यन सिंघानिया के साथ उसकी शादी दूसरों से अलग थी। आखिरकार आर्यन सिंघानिया इतने सालों से उससे इसी बात के लिए नफरत करता था। क्या वह सच में आर्यन सिंघानिया की हरकतों को समझ सकती थी? क्योंकि आर्यन सिंघानिया के मन में अब भी उसके लिए थोड़ी फीलिंग्स थीं। वह इतनी बार निराशा में डूब चुकी थी कि उसने इसका ज़रा सा भी संकेत देने की हिम्मत नहीं की। कमला आंटी ने एक ही सांस में इतना कुछ कह दिया। जब उन्होंने देखा कि नैना शर्मा अभी भी हैरान हैं, तो वह घबरा गईं और उन्होंने अपनी आवाज़ ऊंची की, युवा मैडम, क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? कमला आंटी के चिल्लाने के बाद नैना शर्मा को होश आया। कमला आंटी, मैंने सुना। यंग मैडम, प्लीज़ मुझे ज़्यादा बोलने के लिए दोष मत दो। मैं नहीं चाहता कि तुम एक दूसरे को लेकर इतने बेपरवाह रहो। क्योंकि तुम शादीशुदा हो तो तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहिए, ईशा। कमला आंटी अभी भी बड़बड़ा रही थीं, लेकिन नैना शर्मा के विचार फिर से भटक गए। बेशक वह आर्यन सिंघानिया के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती थी। ये हमेशा से उसका सपना था। जब उसने पहली बार उसे देखा था तब से वह उससे शादी करना चाहती थी, उसकी पत्नी बनना चाहती थी, उसका हाथ थामना चाहती थी, उसके साथ बूढ़ी होना चाहती थी। हालांकि वह उससे इतनी नफरत करता था कि उसे मौका भी नहीं मिला। लेकिन अगर आर्यन सिंघानिया सच में वैसा ही था जैसा कमला आंटी ने कहा था और वह भी उसकी परवाह करता था, तो क्या इसका मतलब ये था कि उसके पास अब भी उसका दिल जीतने का मौका था? योजक चिन्ह। नैना शर्मा बिस्तर पर लेटी हुई बार बार इस बारे में सोच रही थी। जितना ज़्यादा वह सोचती उसके दिल में उतनी ही बड़ी उम्मीद होती, और जितना ज़्यादा वह सोचती उतना ही वह अपने दिल की धड़कन को दबा नहीं पाती। जब तक आर्यन सिंघानिया को उसकी परवाह है, उसे इस परवाह को पसंद और प्यार में बदलना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे वह उस समय आर्यन सिंघानिया को पसंद करती थी और उसके पीछे लगातार पड़ी रहती थी। बेशक अब वह पहले की तरह जल्दबाजी में कुछ भी करने और जो मन में आए वो करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। इसके लिए लड़ने से पहले उसे यह पक्का करना था कि आर्यन सिंघानिया के मन में सच में उसके लिए फीलिंग्स हैं, क्योंकि वह उस साल की तरह खुशी से नरक में गिरने की भावना से गुजरना नहीं चाहती थी। अगर वह जानना चाहती थी कि आर्यन सिंघानिया के मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं, तो वह उससे सीधे नहीं पूछ सकती थी।
वह सिर्फ उसे टेस्ट कर सकती थी, लेकिन वह उसे टेस्ट कैसे करती? योजक चिन्ह। उस सुबह आर्यन सिंघानिया के जाने के बाद वह लगातार 2 दिन तक घर नहीं लौटी। नैना शर्मा असल में अपनी बीमारी का फ़ायदा उठाकर आर्यन सिंघानिया से दोबारा मिलना चाहती थी। आखिर में ठीक होने के बाद भी वह आर्यन सिंघानिया से नहीं मिली। लेकिन नैना शर्मा इतनी आसानी से हिम्मत हारने वाली इंसान नहीं थी। अगर वह घर नहीं जाता तो वह हमेशा जाकर उसे ढूंढ सकती थी, है ना? हालांकि उसे पहले कोई बहाना ढूंढना था। नैना शर्मा की काली आंखें घूम गईं और अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे समझ आ गया, जब वह बीमार थी तो आर्यन सिंघानिया ने पूरी रात उसकी देखभाल की थी। ऐसे में उसे शुक्रिया अदा करने के लिए उसे खाना खिलाना चाहिए, है ना? नैना शर्मा ने अपना फ़ोन लिया और कमरे में कई बार घूमी। उसके बाद आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई। उनकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं और उन्होंने आर्यन सिंघानिया का नंबर डायल किया। नैना शर्मा ने सांस रोककर आर्यन सिंघानिया के फ़ोन उठाने का इंतज़ार किया। लेकिन गुड्डू की आवाज़ उनके कान में गूंजती रही और किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। आखिर में कॉल अपने आप कट गई। ये कहना झूठ होगा कि वह हारा नहीं था। उसे पक्का नहीं पता था कि आर्यन सिंघानिया ने उसका कॉल नहीं देखा या नैना ने देखा और उठाया नहीं। नैना शर्मा की उंगलियां झिझकी और उन्होंने दूसरी बार कॉल करने की हिम्मत नहीं की। अगर वह फिर भी फ़ोन नहीं उठाता या उठाता और उसे रिजेक्ट कर देता तो उसे टेस्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। अध्याय 112 अपने पति से दूर रहो 2। नैना शर्मा ने अपने मोती जैसे सफ़ेद दांतों से अपना निचला होंठ काटा। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना फ़ोन वापस रख दिया। उसने फ़ोन न करके सीधे कंपनी जाकर आर्यन सिंघानिया को ढूंढने का फैसला किया। नैना शर्मा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी, अपना मेकअप किया और बहुत अच्छा मेकअप किया। फिर उन्होंने अपने बाल खुले रखे और हेयर कर्ल स्टिक से बालों के सिरों को पर्म किया। उन्होंने शीशे में दाएं बाएं देखा और यह पक्का करने के बाद कि यह एकदम सही है, वह उठी और आर्यन सिंघानिया की पसंद के रंग की ड्रेस चुनने के लिए चेंजिंग रूम में चली गईं। नैना शर्मा ने कंपनी के लिए एक मील टाइम टू गो चुना ताकि वह आसानी से साथ में खाने का प्रपोजल दे सकें। कार सिंघानिया के ग्रुप के पास पहुंची। नैना शर्मा ने कार के पैसे दिए, कार से बाहर निकलीं और दरवाजे पर रुकीं। फिर उन्होंने हल्की सांस ली, सिर उठाया और अंदर चली गईं। नैना शर्मा पहले भी सिंघानिया ग्रुप में आई थीं। ये 3 साल पहले की बात है जब आर्यन यूनिवर्सिटी में था और कुछ समय के लिए सिंघानिया परिवार में इंटर्नशिप की थी। एक डेडिकेटेड पर्सिस्ट होने के नाते वह नेचुरली यहाँ गार्ड करने आई थीं, इसलिए भले ही वह 3 साल तक न आए हों, फिर भी वह यहाँ के रास्ते से वाकिफ़ थीं। यहाँ तक कि फ्रंट डेस्क लेडी भी उन्हें पहचानती थी। मिस शर्मा, बहुत समय हो गया। फ्रंट डेस्क पर बैठी महिला ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। नैना शर्मा की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी और वह मुस्कुराए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब भी मुझे याद करोगे। बेशक मुझे याद है, आप हमारे प्रेसिडेंट की ज़िंदगी में अकेले खास इंसान हैं। नैना शर्मा को पता था कि इस स्पेशल ट्रीटमेंट का क्या मतलब है। उस समय जब भी वह सिंघानिया कॉर्पोरेशन आती थी तो वह बिना अपॉइंटमेंट के आर्यन सिंघानिया के पास नहीं जा सकती थी। सिंघानिया कॉर्पोरेशन के सभी सिक्योरिटी गार्ड तेज थे और उनके पास चुपके से अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह आर्यन सिंघानिया के साथ सिर्फ नखरे कर सकती थी और उससे स्पेशल राइट देने के लिए कह सकती थी। उस समय आर्यन सिंघानिया के साथ उसका रिश्ता पहले ही खराब से उलझा हुआ हो चुका था। हालांकि वह उसके पीछे पड़ने के लिए राजी नहीं था, लेकिन अब वह उसे ठंडा नहीं मानता था और कुछ हद तक उनके रिश्ते को मान भी लेता था। बेशक नैना शर्मा को भी आगे बढ़ना था और ऊपर चढ़ना था। पहले तो आर्यन सिंघानिया इसके लिए राजी नहीं हुआ। वह रोज़ कंपनी के गेट पर खड़ी रहती और सुबह से रात तक बिना खाए पिए उसका इंतज़ार करती। वह जानती थी कि जब तक आर्यन सिंघानिया को उसकी परवाह है, वह उसे तकलीफ नहीं सहेगा। जैसा कि उसने सोचा था, सिर्फ 2 दिनों में उसका दिल पिघल गया और वह उसे यह स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए राजी हो गया। नैना शर्मा का दिल थोड़ा द्रवित हुआ और वह खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सकी, पहले ये बहुत खास हुआ करता था, लेकिन अब क्या है? क्या पुराना और क्या नया? फ्रंट डेस्क पर बैठी महिला ने कन्फ्यूजन में कहा, यह स्पेशल ट्रीटमेंट कभी कैंसिल नहीं हुआ। आप जब भी आएँ, आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे जाकर प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं। ईशा कभी रद्द नहीं हुई। 3 साल पहले जब उसे उस घटना के बारे में पता चला तो वह गुस्से में थी और उसने आर्यन सिंघानिया से वो बेरहम शब्द कहे। आर्यन सिंघानिया इतना गुस्से में था कि उसने लगभग उसका गला घोंटकर मार ही डाला था। उसने उससे ये भी कहा कि वह उसे दोबारा न देखे। वह उससे बहुत नफरत करता था, लेकिन उसने ये स्पेशल ट्रीटमेंट कैंसिल नहीं किया। क्या वह अब भी जब चाहे उसे ढूंढ सकती थी? क्या वह भूल गया था या नैना सच में उसका इंतज़ार कर रही थी कि वह उसे ढूंढ ले? अगर जवाब दूसरा था तो क्या इसका मतलब ये था कि उन्होंने उस समय अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की थीं? नैना शर्मा के दिल में उम्मीद की छोटी सी लौ तुरंत जल उठी, जैसे उसमें ईंधन डाल दिया गया हो। लौ अचानक ऊंची उठ गई। उसके होंठों के कोने मुड़ गए और उसकी आंखों की रोशनी चमक उठी।
नैना शर्मा लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर पहुंची। फिर वह प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरफ चलीं, लेकिन ऑफिस के दरवाजे पर उनकी मुलाकात कियारा खुराना से हो गई। अध्याय 113 अपने पति से दूर रहो 3। नैना शर्मा के कदम रुक ही नहीं रहे थे। कियारा खुराना ने भी नैना शर्मा को देखा। वह थोड़ी हैरान हुई, फिर उसकी काली आंखों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे धीरे उसकी आंखें मजाक उड़ाने लगीं। नैना शर्मा, तुमने कहा था न कि तुमने आर्यन को छोड़ दिया। अब तुम इतने अच्छे से क्यों तैयार हो? क्या तुम मेरे करीब आने की जल्दी में हो? जब से आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा की वजह से उसे गुस्से में चेतावनी दी थी, तब से उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वह कई बार उससे सुलह करना चाहती थी, लेकिन उसने न तो उसके कॉल उठाए और न ही उसके टेक्स्ट मैसेज का जवाब दिया। जब वह उसे ढूंढने आती भी थी तो उसे हमेशा दरवाजे पर ही मना कर दिया जाता था। आज उसे लगभग 5-6 घंटे इंतजार करना पड़ा। असिस्टेंट विक्रम उसे टालने के लिए बार बार यह बहाना बना रहा था कि बॉस सिंघानिया मीटिंग में है, जिससे वह इतनी नाराज हो गई कि उसने दांत पीस लिए। अगर पहले ऐसा होता तो वह बिना कुछ कहे ही अंदर घुस जाती, लेकिन अब काव्या चाहे कितनी भी गुस्से में हो, वह खुद को रोक नहीं सकती थी। वरना अगर उसने आर्यन सिंघानिया को फिर से गुस्सा दिलाया तो वह सच में उसे ब्लैकलिस्ट कर सकता था। आखिर में ये सब नैना शर्मा की गलती थी। हर बार जब वह इसमें शामिल होती थी, आर्यन सिंघानिया एक अलग इंसान में बदल जाता था। उसका पेट गुस्से से भरा हुआ था और उसे गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी नैना शर्मा आ गईं। जाहिर है कियारा खुराना गुस्सा निकालने का इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ती। कियारा खुराना बोलते हुए ठहाका लगाकर हंस पड़ी। लेकिन ये सच है, तुम्हारा शर्मा एंटरप्राइज अब खत्म होने वाला है। तुम पक्का आर्यन से चिपक जाओगे। पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। कियारा खुराना की बातें सुनने में हमेशा से बुरी लगती थीं, लेकिन नैना शर्मा, जिन्होंने आर्यन सिंघानिया की जहरीली जबान का अनुभव किया था, को लगा कि ये बातें न तो दर्दनाक थीं और न ही खुजली वाली। उनके हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले। उन्होंने अपने होंठ भी टेढ़े किए और हल्के से कहा, आर्यन सिंघानिया और मैं पहले से शादीशुदा हैं। मैं उनकी असली पत्नी हूँ। एक पत्नी का अपने पति को ढूंढने आना तो आम बात है, दूसरी तरफ तुम किसी और के पति को ढूंढने के लिए इतने अच्छे से तैयार हुई हो। तुम्हें उसके करीब जाने की इतनी जल्दी है। इससे ज्यादा घटिया कौन है? नैना शर्मा ने कियारा खुराना की बातें उन्हें बता दीं। कियारा खुराना के गोरे गाल तुरंत लाल हो गए और उनके हाथ अचानक भींच लिए। और आर्यन सिंघानिया अब मेरे पति हैं। ये तो आम बात है कि मैं उन्हें जाने नहीं दे सकती। इसे शादीशुदा जोड़े का मजा कहते हैं। जहां तक तुम्हारी बात है, मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि तुम मेरे पति से दूर रहो। नहीं तो अगर तुम्हें थर्ड पार्टी के तौर पर जाना गया तो शर्मिंदगी होगी। उस समय सिर्फ हाउसकीपर की बेटी ही कमतर महसूस नहीं करेगी, आप पर भी मालकिन होने का इल्जाम लगेगा। नैना शर्मा, तुम मुझे चिढ़ा रही हो। कियारा खुराना नैना शर्मा पर इतना गुस्सा थी कि उसकी छाती जोर जोर से ऊपर नीचे होने लगी। उसने नैना शर्मा को ऐसे घूरा जैसे वह उसे फाड़ डालना चाहती हो। उसने दांत पीसते हुए कहा, नैना शर्मा, मुझे लगता है कि तुम्हें आजकल खुद पर इतना घमंड हो गया है कि तुम अपना रूप भूल गई हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम वह सब भूल गई हो जो उस समय हुआ था? क्या तुम्हें लगता है कि आर्यन तुमसे शादी करने के बाद तुमसे प्यार करेगा? वह तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा। नैना शर्मा की आंखें थोड़ी झुक गईं। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कियारा खुराना ने उस पर कैसे हमला किया, लेकिन यह मामला उसकी बड़ी कमजोरी थी। लेकिन अगर यह उसकी कमजोरी भी थी तो वह कियारा खुराना को यह नहीं दिखा सकती थी। वह अपने दादा से डरती थी, आर्यन सिंघानिया से डरती थी, लेकिन वह कियारा खुराना से नहीं डरती थी। नैना शर्मा ने अपनी ठुड्डी उठाई और कॉन्फिडेंस और घमंड से मुस्कुराई। ये पक्का नहीं है, लोग बदलते हैं। अगर मैं आर्यन सिंघानिया से शादी करवा सकती हूँ तो मैं नेचुरली आर्यन सिंघानिया को मुझसे प्यार करवा सकती हूँ। बेशर्म, नैना शर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। लगता है आप काफ़ी सेल्फ अवेयर हैं। अध्याय 114 अपने पति से दूर रहो 4। नैना शर्मा हमेशा से ही बहुत बातूनी थी। वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकती थी। तब आर्यन भी उसके मुंह से ऐसे ही धोखा खा गया था, है ना? वह उसका मुंह फाड़ कर देखेगी कि भविष्य में वह आर्यन से कैसे झूठ बोलेगी। कियारा खुराना की आंखों में बेरहमी की एक झलक दिखी। वह अचानक कुछ कदम आगे बढ़ी और अपना हाथ उठाया, उसके मुंह पर थप्पड़ मारना चाहती थी। कियारा खुराना हर बार ऐसी ही थीं। जब वह बहस नहीं जीत पाती तो शर्म से गुस्सा हो जाती और लड़ाई शुरू कर देती। नैना शर्मा को उनके इस रूटीन के बारे में पहले से पता था और उन्होंने तुरंत उनका हाथ रोक दिया। लेकिन जैसे ही वह कियारा खुराना की कलाई पकड़ने वाली थी, नैना शर्मा ने अपनी आंख के कोने से प्रेसिडेंट के ऑफिस का दरवाज़ा देखा। उसे अंदर से खींचा जा रहा था। क्या आर्यन सिंघानिया बाहर आ रहे थे? अगर आर्यन सिंघानिया बाहर आए और कियारा खुराना को उसे मारते हुए देखें तो उसका क्या रिएक्शन होगा? हालांकि कियारा खुराना सिंघानिया परिवार के बटले की बेटी थी, लेकिन वह आर्यन सिंघानिया के साथ बड़ी हुई और उनका रिश्ता हमेशा खास रहा।
आर्यन सिंघानिया हमेशा कियारा खुराना को बहुत प्यार करते थे, नहीं तो वह इतनी घमंडी नहीं होती। उसे नहीं पता था कि आर्यन सिंघानिया के लिए कियारा खुराना का क्या मतलब है। हो सकता है कि वह उसे पसंद करता हो, लेकिन वे इतने सालों से साथ नहीं थे। हो सकता है कि वह उसे पसंद न करता हो, लेकिन वह कियारा खुराना के साथ बहुत अच्छा था। उस समय आर्यन सिंघानिया बहुत सारी औरतों से घिरा हुआ था, लेकिन कियारा खुराना ही थी जो उन्हें भगा देती थी। उसे कोई ऐतराज़ नहीं था। उस समय उसे हमेशा लगता था कि वह इतनी मोटी चमड़ी की है कि कियारा खुराना उसे भगा नहीं पाएगी और आर्यन सिंघानिया को पकड़ लेगी। बाद में उसे पता चला कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुल मिलाकर कियारा खुराना और आर्यन सिंघानिया एक बहुत ही खास इंसान थे। अगर वह आर्यन सिंघानिया की फीलिंग्स को टेस्ट करना चाहती थी तो यह एक अच्छा मौका था। उस पल नैना शर्मा के मन में चल रहे विचार पहले ही घूम चुके थे। उसका हाथ सीधे हट गया और फिर कियारा खुराना का थप्पड़ पा की आवाज़ के साथ नैना शर्मा के गाल पर जोर से पड़ा। झुंझुनी फैल गई और नैना शर्मा गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाईं। कियारा खुराना को उससे इतनी नफरत क्यों थी कि वह इतनी जोरदार थी। वह बस यही उम्मीद कर सकती थी कि यह थप्पड़ इसके लायक था। नैना शर्मा अभी भी सोच ही रही थी कि अचानक उसके कान में एक जोरदार थप्पड़ पड़ा, जो अभी लगे थप्पड़ से भी ज्यादा जोर का था। नैना शर्मा ने अनजाने में अपना चेहरा छिपा लिया और सोचा कि कियारा खुराना ने अपना गुस्सा नहीं निकाला है, इसलिए उसने उसे फिर से थप्पड़ मारा। हालांकि अपना चेहरा छिपाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके चेहरे पर चोट नहीं लगी है। तो ये थप्पड़ किसे लगा? नैना शर्मा ने ऊपर देखा और आर्यन सिंघानिया का लंबा कद उसके सामने खड़ा था। उसका सुंदर चेहरा डरावना और उदास था, उसकी आंखें ठंडी और डरावनी थीं और उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने सीधे कियारा खुराना से कहा, क्या मैंने तुमसे कहा था कि नैना शर्मा को दोबारा मत भड़काना? दूसरी तरफ कियारा खुराना एक तरफ खड़ी थीं और उन्होंने अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए थे। वह बेवकूफ़ लग रही थीं क्योंकि वह आर्यन सिंघानिया को अपनी आंखें फाड़े हुए देख रही थी, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका आर्यन उसे मारेगा। वे एक दूसरे को इतने सालों से जानते थे, लेकिन उसने पहले कभी उससे जोर से बात भी नहीं की थी। अब उसने उसे मारा था। नैना शर्मा ने अपने सामने का नज़ारा देखा और वह भी हैरान रह गईं। उसने सोचा था कि अगर आर्यन सिंघानिया के मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स होती तो कियारा खुराना को उसे मारते हुए देखकर वह उसे डांटता या चेतावनी देता। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी आसानी से उसकी तरफ से थप्पड़ का जवाब देगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नैना शर्मा को दोबारा उकसाना मत। क्या इसका मतलब ये था कि उन्होंने कियारा खुराना को पहले ही चेतावनी दे दी थी? अध्याय 115 अपने पति से दूर रहो 5। बहुत सारी जानकारी थी और नैना शर्मा ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। जब तक आर्यन सिंघानिया ने उन्हें ऑफिस में खींचकर सोफे पर नहीं फेंका, तब तक उन्हें अचानक होश नहीं आया। आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा के सामने खड़ा हो गया और उसे नीचे देखने लगा। उसकी आंखें अभी भी ठंडी थीं और उसकी आवाज़ उसके गुस्से को छिपा नहीं पा रही थी। नैना शर्मा, क्या तुम बेवकूफ़ हो? जब कोई तुम्हें मारता है तो तुम बस वहीं खड़ी रहोगी और उन्हें तुम्हें मारने दोगी। नैना शर्मा को होश आया और वह आर्यन सिंघानिया की दहाड़ से डर गई। वह वहीं खड़ी रही और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन सिंघानिया को देखती रही, जो अभी भी हैरान थी और काफ़ी दयनीय लग रही थी। आर्यन सिंघानिया का सारा गुस्सा जब नैना शर्मा की नज़रों से मिला तो ऐसा लगा जैसे कोई फूला हुआ गुब्बारा हो जिसे सुई चुभोकर तुरंत बाहर निकाल दिया गया हो। आज जब नैना शर्मा ने उसे फ़ोन किया तो वह मीटिंग में था और उसका फ़ोन ऑफिस में था। उसे सिर्फ इतना पता था कि नैना ने उसके वापस आने के बाद फ़ोन किया था। पिछले कुछ महीनों में जब से उनकी शादी हुई है, वह हमेशा अपनी ज़िंदगी से खुश रहती थी और उसे परेशान नहीं करती थी। इसलिए उसे एक बार के अलावा जब उसने इन्वेस्टमेंट के बारे में उसे फ़ोन करने की पहल की थी, उसने उसे दोबारा फ़ोन नहीं किया था। जब उसने अचानक उसका फ़ोन देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने फ़ोन पकड़ा और काफ़ी देर तक ध्यान से देखा, तब जाकर उसे यकीन हुआ कि सच में नैना शर्मा ने ही फ़ोन किया था। उस समय वह अपनी भावनाओं को बता नहीं सकता था। ऐसा लगा जैसे उसके दिल में एक पल में 10,000 फूल खिल गए हों। हालांकि अपनी खुशी के बाद वह थोड़ा नर्वस महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। नैना शर्मा ने उन्हें फ़ोन करने की पहल की। क्या ये पिछली बार की तरह ही हो सकता है, सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए? वह सोच ही रहा था कि नैना शर्मा का कॉल वापस करे या नहीं, तभी उसे अचानक बाहर से तेज़ आवाज़ सुनाई दी। क्योंकि ऑफिस में साउंड इंसुलेशन बहुत अच्छा था, इसलिए उसे पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसे दो लोगों की आवाज़ें हल्की हल्की सुनाई दे रही थीं। उनमें से एक कियारा खुराना थी, जो बाहर उसका इंतज़ार कर रही थी। दूसरी नैना शर्मा लग रही थी। नैना शर्मा ने न केवल उन्हें फ़ोन करने की पहल की, बल्कि उन्हें खोजने के लिए कंपनी में आने की भी पहल की। आर्यन सिंघानिया का दिल अचानक धड़कने लगा। इससे पहले कि वह इसे ठीक से समझ पाती, उसके कदम अनजाने में ही ऑफिस के दरवाजे की तरफ बढ़ चुके थे।
अचानक जब उसने ऑफिस का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि कियारा खुराना नैना शर्मा के चेहरे पर थप्पड़ मार रही है। उस पल उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था और उसे बस एक ही बात सूझी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कियारा खुराना के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उसे बचपन से ही जेंटलमैन बनना सिखाया गया था। उसे ये भी लगता था कि आदमियों को जेंटलमैन होना चाहिए, लेकिन अगर वे जेंटलमैन भी होते तो भी वह अपनी औरत को मारने वाले किसी पर भी कभी रहम नहीं करता था, भले ही दूसरी पार्टी औरत ही क्यों न हो। आर्यन सिंघानिया ने गहरी सांस ली और अपने दिल का गुस्सा दबा लिया। वह नीचे बैठा और नैना शर्मा की ठुड्डी को दबाया। उसने अपना चेहरा थोड़ा घुमाया और उसके लाल और सूजे हुए गालों को देखा। उसकी आवाज़ अभी भी थोड़ी ठंडी और सख्त थी। क्या दर्द हो रहा है? आर्यन सिंघानिया का ऑरा बहुत ज्यादा था, खासकर तब जब वह गुस्से में होता था। भले ही नैना शर्मा के चेहरे पर दर्द हो रहा था, लेकिन वह अचानक अपना सिर हिलाकर कहती थी कि दर्द नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वह अपना सिर हिलाने वाली थी, उसे अचानक आज अपने आने का मकसद याद आ गया। उसकी काली आंखें तेजी से घूम गईं और उसका हिलता हुआ सिर हिलाने में बदल गया। फिर उसने कमजोरी से कहा, दर्द हो रहा है। आर्यन सिंघानिया की आंखें तेजी से झुक गईं और नैना शर्मा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अध्याय 116 अपने पति से दूर रहो। 6 क्या वह पहले की तरह उसका मजाक उड़ाएगा और कहेगा कि वह इसी लायक थी, या उसे उस पर थोड़ी दया आएगी और दिल दुखेगा? नैना शर्मा ने अपनी सांस रोक ली और आर्यन सिंघानिया के रिएक्शन का इंतजार करने लगी। आर्यन सिंघानिया उसे घूरता रहा जब तक कि उसका सिर सुन्न नहीं हो गया। जब वह हार मानने वाली थी तो वह उठा और बगल में रखी कैबिनेट की तरफ चला गया। उसने दराज खोली और फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और फिर वापस मुड़ गया। आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा के बगल में बैठ गया और टेबल पर फर्स्ट एड किट रख दी। उसने उसे खोला और कुछ दवा निकाली। उसने उसे रुई से गीला किया और अपनी लंबी उंगलियों को फिर से नैना शर्मा के चेहरे पर रख दिया। उसने रुई को पकड़ा और उसके चेहरे पर लगे घाव से पोंछ दिया। हालांकि नैना शर्मा को ये बात अच्छी लगी कि आर्यन सिंघानिया ने दवा लगाने में उनकी मदद की, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर लगाया। वह खुद को रोक नहीं पाईं और फुफकार उठीं। आर्यन सिंघानिया के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसके चेहरे पर अभी भी तनाव था, लेकिन उसके हाथों की ताकत अनजाने में कम हो गई। नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया की हरकतें देखीं और उसकी आंखें थोड़ी चमक उठीं। उसके होंठों के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। उसे हमेशा लगता था कि आर्यन सिंघानिया उससे नफरत करता है, इसलिए वह हमेशा उसके सामने अपनी सच्ची भावनाएं छिपाने में सावधान रहती थी और उसे दिखाने की हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह असल में सिर्फ उससे, ईशा से ही नफरत नहीं करता था। शायद कमला आंटी सही थीं। वह सच में उनकी परवाह करता था, लेकिन उनके रवैये की वजह से वह अपना घमंड नहीं छोड़ पा रहा था। हो सकता है कि उस समय वह जिस काम के लिए राजी हुआ था वह कियारा खुराना ने नहीं कहा था। शायद वह सच में उसे पसंद करता था और इसीलिए वह उसके साथ है। नैना शर्मा जितना ज्यादा इस बारे में सोचती गईं, उनकी आंखों की रोशनी उतनी ही तेज होती गई और उनके होठों का आग गहरा होता गया। फिर उन्होंने गलती से अपने चेहरे पर दर्द को खींच लिया और फिर से भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाईं। आर्यन सिंघानिया की काली आंखों ने उसे घूरा और रूखेपन से कहा, नैना शर्मा, क्या तुम्हें सच में बुरी तरह पीटा गया है? जब तुम इतनी घायल हो तो किस बात पर हंस रही हो? नैना शर्मा ने जल्दी से अपनी मुस्कान रोक ली, लेकिन पहली बार उसे आर्यन सिंघानिया की ठंडी बातों से डर नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सच में 3 साल पहले लौट गया हो। उस समय उसका चेहरा हमेशा ठंडा रहता था और वह उससे बदतमीजी से बात करता था, लेकिन उसके हर शब्द में चिंता भरी होती थी। वह एक टिपिकल पाखंडी था। बेशक ये सब सिर्फ उसका अंदाजा था। उसने उस समय जल्दबाजी में कोई काम करने की हिम्मत नहीं की। आर्यन सिंघानिया की भावनाओं को कन्फर्म करने के लिए उसे अभी और टेस्ट और सबूतों की ज़रूरत थी। आर्यन सिंघानिया के नैना शर्मा को दवा लगाने के बाद नैना शर्मा की आवाज़ नर्म थी। धन्यवाद। आर्यन सिंघानिया ने फर्स्ट एड किट बंद कर दी, जैसे उसने उसकी बात सुनी ही न हो। उसके पतले होंठ थोड़े से खुले और उसकी आवाज़ हमेशा की तरह ठंडी थी। वेदिका ने तुम्हें क्यों मारा? उसके अचानक पूछे गए सवाल से नैना शर्मा थोड़ी हैरान रह गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उसने यह इसलिए पूछा क्योंकि वह मामले की पूरी जानकारी चाहता था, या इसलिए कि कियारा खुराना हिसाब बराबर करने के लिए उसे ढूंढ रही थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले सिर्फ नाटक कर रही थी? क्या इसलिए कि उसे अपने अधीनस्थों के सामने अपनी पत्नी और अपनी इज्जत बचानी थी? नैना शर्मा तुरंत घबरा गईं और उनकी पीठ सीधी हो गई। मेरी कियारा खुराना से थोड़ी बहस हो गई थी, इसलिए मैं हिचकिचाया। कौन सा तर्क? नैना शर्मा के हाथ ने अनजाने में बैग को कसकर पकड़ लिया। वह सच और झूठ के बीच भटक रही थी। काफी देर बाद उसने कमजोरी से अपना मुंह खोला कि मैं बस यही चाहती थी कि कियारा खुराना मुझसे, मेरे पति से दूर रहे। क्योंकि उसने आर्यन सिंघानिया का दिल टेस्ट करने का फैसला कर लिया था, इसलिए वह बीच में हार नहीं मान सकती थी।
अगर वह कोशिश करना चाहता तो वह आखिर तक पक्का इरादा करके कोशिश करता। अध्याय 117। 117 अपने पति से दूर रहो 7। हालांकि नैना शर्मा ने ये कहने की हिम्मत जुटाई, लेकिन ये कहने के बाद उनकी आर्यन सिंघानिया की तरफ देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। उनका सिर नीचे झुक गया और वह बहुत घबरा गईं। मेरे पति इशिता से दूर रहो। आर्यन सिंघानिया के कानों में कुछ हल्के शब्द पड़े, जैसे कोई भारी पहाड़ दबा हुआ हो। आर्यन सिंघानिया की आंखें सिकुड़ गईं और उसने नैना शर्मा की तरफ देखा। उसकी सांसें रुक सी गईं। क्या नैना शर्मा ने सच में ऐसा कहा? मुझे लगा कि उसे इस शादी की कोई परवाह नहीं थी। क्या वह हमेशा तलाक लेने के बारे में नहीं सोचती थी? क्या वह ये सब सिर्फ शर्मा ग्रुप के इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कर रही थी? वह कियारा खुराना से ऐसी बातें क्यों कहेगी? आर्यन सिंघानिया का पूरा शरीर कांप उठा और एक बेकाबू उत्तेजना उमड़ पड़ी। उसने खुद को रोकने और ऊपर से ठंडा चेहरा बनाए रखने की पूरी कोशिश की। बेपरवाह होने का नाटक करते हुए उसने पूछा, क्या तुम सच में ऐसी उम्मीद करते हो? नैना शर्मा ने चुपके से अपनी आंखें उठाईं और आर्यन सिंघानिया के एक्सप्रेशन को देखा। उसके सुंदर चेहरे से कुछ सुराग खोजने की कोशिश कर रही थी कि वह गुस्से में है या खुश। अगर उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स होती तो जब वह अपनी ओनरशिप बताती तो वह खुश होता, है ना? बदकिस्मती से बार बार देखने के बाद भी उसे कुछ नहीं दिखा। उसने अपने होंठ भींच लिए और उसका दिल और भी पक्का नहीं रहा। लेकिन तीर पहले से ही कमान पर था और उसे चलाना ही था। वह हिचकिचाए और धीरे से सिर हिलाया। नैना शर्मा की हरकतें कुछ सेकंड तक ही चलीं, लेकिन आर्यन सिंघानिया को ऐसा लगा जैसे एक सदी बीत गई हो। उसे उम्मीद थी कि कियारा खुराना उससे दूर रहेगी। वह अपनी शादी को बचाना शुरू कर देगी और उसे अपना पति मानने लगेगी। उसका दिल बहुत ज्यादा खुशी से भर गया, इतना कि वह अब और उदास होने का नाटक नहीं कर सका। उसकी भौहों के बीच कोमलता का एहसास था और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने धीरे से कहा, वेदिका तो बस एक छोटी बहन है। नैना शर्मा इस अचानक वाक्य से हैरान रह गईं, लेकिन उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया। आर्यन सिंघानिया उन्हें कियारा खुराना के साथ अपने रिश्ते के बारे में बता रहे थे, तो क्या नैना उन्हें बेफिक्र करना चाहती थी? तो फिर वह उसके अपने अधिकार की घोषणा करने से नाराज नहीं था, है ना ईशा? नैना शर्मा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अपने अंदाजे के एक कदम और करीब आ गई थी। नैना शर्मा ने अपने दिल को दबा लिया जो बाहर निकलने वाला था और धीरे से मुस्कुराए। मुझे पता है। आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा की मुस्कान देखकर हैरान रह गया। उसने जल्दी से अपनी आंखें नीची करके अपनी आंखों में छाई खुशी को छिपाया और साफ और सुंदर लहजे में कहा, आपने मुझे दोपहर में बुलाया था और फिर कंपनी में आ गईं। कुछ बात है? आर्यन सिंघानिया के याद दिलाने के बाद नैना शर्मा को आखिरकार याद आया कि वह आर्यन सिंघानिया को खाना खिलाने आई थी और उसने आर्यन सिंघानिया को टेस्ट करने का मौका लिया। अब जब अचानक फायदा हुआ तो अगली चीज जाहिर है साथ में खाना खाना और देखना था कि क्या वे एक दूसरे को और परख सकते हैं। अगर वे ऐसा नहीं भी कर पाए तो भी फीलिंग्स बढ़ाना अच्छा था। उसने लगभग हार मान ली थी। उसे हमेशा लगता था कि आर्यन सिंघानिया किसी बात की वजह से उससे नफरत करता है। वह ये बात हमेशा अपने दिल में रखती थी, जिसकी वजह से वह इस सिचुएशन में इतनी बुरी तरह फंस गई थी कि वह इससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसने कई दूसरी चीज़ों को भी नज़रअंदाज कर दिया था। अब जब कमला आंटी ने उसकी तरफ इशारा किया था तो उसे आर्यन सिंघानिया की उसके लिए छिपी हुई चिंता और परवाह दिख गई थी। आज जो हुआ उसके बाद उसके दिल की छोटी सी चिंगारी जल्दी ही एक भड़की हुई आग में बदल गई। उसे लगा कि कमला आंटी सही थीं। क्योंकि वह और आर्यन सिंघानिया पहले से शादीशुदा थे, इसलिए उन्हें भविष्य में एक अच्छी जिंदगी जीनी थी। उसे अतीत के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और आर्यन सिंघानिया को अतीत के बारे में ज़्यादा न सोचने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। उस समय वह उसके बराबर आ गई थी। अब रिया के लिए अभी भी उम्मीद थी कि वह उसे अपने प्यार में डाल लेगी, है ना? अध्याय 118। 118 अपने पति से दूर रहो 8। नैना शर्मा ने चुपके से खुद को खुश किया। उसने अपनी आंखें उठाईं, आर्यन सिंघानिया को देखा और धीमी आवाज में कहा, कुछ दिन पहले जब मैं बीमार थी तो तुमने एक रात के लिए मेरा ख्याल रखा था। परी, मैंने ही तुम्हें रोका था और मेरा ख्याल रखा था, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या परी तुम्हें खाना खिला सकती है? पता चला कि उसने उसे खाना खिलाने के लिए बुलाया था, न कि शर्मा ग्रुप या पैसे की वजह से। आर्यन सिंघानिया की लंबी पलकें झपक गईं और उनके होंठों के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। उन्होंने हल्के से खांसा और दिखावे के अंदाज में कहा, तो मैं अपना शेड्यूल देखना चाहूँगा। वह सोफे से उठा और अपनी डेस्क पर चला गया। उसने आराम से टेबल पर रखे एक डॉक्यूमेंट को पलटा जो उसके शेड्यूल से भरा था। जैसे उसने उसे देखा ही न हो, उसने शांति से कहा, मेरे पास 7 से 8 बजे तक 1 घंटे का खाली समय है। नैना शर्मा ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। 6:50 बज चुके थे। 7 बजे बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। उसने जल्दी से कहा, तो क्या आप मुझे यह 1 घंटा दे सकते हैं?
आर्यन सिंघानिया की उंगलियां टेबल पर टैप कर रही थीं और वह खुद से कुछ बुदबुदा रही थी। नैना शर्मा ने अपनी आंखें चौड़ी करके आर्यन सिंघानिया की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि वह मान जाएगा। समय बीतता गया। करीब 1 मिनट बाद आर्यन सिंघानिया को लगा कि वह थोड़ी रिजर्व हो गई है। फिर उसने हिचकिचाने का नाटक किया। ठीक है। नैना शर्मा की आंखें चमक उठीं और उनकी उंगलियों ने चुपके से हाँ का इशारा किया। आर्यन सिंघानिया ने टंगा हुआ कोट लिया और उसे पहनने ही वाला था। नैना शर्मा जल्दी से उठी और उसे कोट पहनने में मदद की। आर्यन सिंघानिया की आंखों में थोड़ी सी मिठास दिखी, लेकिन वह एक पल में गायब हो गई। फिर उसने अपना वॉलेट और कार की चाबियां उठाईं और नैना शर्मा से कहा, चलो चलते हैं, उसने कहा। नैना शर्मा ने सिर हिलाया। जब वह उसके पास गई तो उसकी काली आंखें घूम गईं। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और आर्यन सिंघानिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की। जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो आर्यन सिंघानिया एक पल के लिए हैरान रह गया और अचानक उसकी काली नज़र उसके हाथ पर पड़ी। उसकी नज़र थोड़ी तीखी थी। नैना शर्मा का हाथ थोड़ा कांप रहा था और वह उसे वापस खींचना चाहती थी, लेकिन उन्होंने दांत पीसकर खुद को संभाला। उन्होंने मुस्कुराकर जितना हो सका धीरे से कहा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? उसके गोरे और कोमल छोटे हाथ ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन आर्यन सिंघानिया को अचानक ऐसा लगा जैसे उसने अपनी पीठ पर कोई भारी बैग लाद रखा हो। हालांकि उसे इस तरह के बैग से बिल्कुल भी नफरत नहीं थी। वह 3 साल पहले से ही यह बैग ले जाना चाहता था। आर्यन सिंघानिया के होंठ सिकुड़ गए। उसकी आवाज़ धीमी और मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। यह आप पर निर्भर है। नैना शर्मा खुशी से मुस्कुराईं। आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा ऑफिस से बाहर निकले और असिस्टेंट विक्रम अचानक उनकी तरफ बढ़ा। वह आर्यन सिंघानिया को बताने ही वाला था कि वह एक मीटिंग में जा रहा है। जब उसने कहा कि वह जाएगा तो आर्यन सिंघानिया ने उसे तिरछी नज़र से देखा और असिस्टेंट विक्रम तुरंत चुप हो गया। ठीक है, युवा मैडम के साथ जाने के लिए, मीटिंग्स और बाकी सब कुछ पल भर के लिए था। योजक चिन्ह। क्योंकि सिर्फ 1 घंटे का समय था, इसलिए नैना शर्मा यह नहीं कह सकी कि वह बहुत दूर जा रही हैं, इसलिए उन्होंने सीधे सिंघानिया ग्रुप के पास एक रेस्टोरेंट ढूंढ लिया। जब वे ऑर्डर कर रहे थे तो नैना शर्मा ने वे सभी डिश ऑर्डर की जो आर्यन सिंघानिया को 3 साल पहले की याद के अनुसार पसंद थीं। जब वेटर ने एक एक करके डिश परोसी तो आर्यन सिंघानिया की आंखें डिश को देखते हुए थोड़ी हैरान थीं। जब नैना शर्मा ने उस समय उसका पीछा किया था तो क्या ये सिर्फ उसे जीतने, उसके साथ सोने और अपना चार्म साबित करने के लिए नहीं था? उसे अब भी उसका टेस्ट कैसे याद था? तुम्हें हमेशा याद रहता है। हालांकि यह बिना किसी सिर पूंछ वाला वाक्य था, लेकिन नैना शर्मा जानती थी कि आर्यन सिंघानिया किस बारे में बात कर रहे हैं। उसकी आवाज़ अब भी पहले की तरह शांत थी, लेकिन नैना शर्मा को उसकी आवाज़ में कांपना सुनाई दे रहा था। क्या उसे उम्मीद थी कि वह उसे याद रखेगी? अध्याय 119 मिठास का एक संक्षिप्त क्षण। नैना शर्मा के लाल होंठ हल्के से सिकुड़े हुए थे, गाल थोड़े शर्मा रहे थे। उसने धीरे से सिर हिलाया। मुझे याद है। उसे न सिर्फ ये याद था कि उसे क्या खाना पसंद था, बल्कि उसके बारे में सब कुछ याद था। 3 साल तक जब वे अलग रहे थे, भले ही उसने उसे देखा नहीं था, वह उसके बारे में सारे अखबार और मैगजीन इकट्ठा करती रही थी और चुपचाप उस पर ध्यान देती रही थी। उसे ईशा की याद आ गई। ये 3 आसान शब्द कुदरत की आवाज़ की तरह उसके कानों में गूंज रहे थे। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा की तरफ देखा, उसकी आंखें हल्की सी झपकी, उसके शरीर में एक गर्म कट बहने से रुक नहीं रहा था। आर्यन सिंघानिया की घूरती नज़र से नैना शर्मा थोड़ी घबराई हुई और थोड़ी शर्मिंदा भी हुई। उसने जल्दी से अपनी चॉपस्टिक उठाई, एक डिश उठाई और उसके कटोरे में रख दी। उसने धीरे से कहा, जल्दी करो और खाओ। क्या तुम्हें अभी भी बाद में कोई काम नहीं करना है? आर्यन सिंघानिया के होंठ सिकुड़ गए। उसने कटोरा और चॉपस्टिक उठाए और खाना शुरू कर दिया। इस दौरान नैना शर्मा आर्यन सिंघानिया की प्लेट में खाना डालती रहीं। उसने किसी को मना नहीं किया और सब खा लिया। नैना शर्मा ने उसे देखा। उसका दिल भी भर आया था। 3 साल पहले उस रात के बाद उसने अपने आत्मसम्मान और गर्व के कारण उससे ये शब्द कहे थे। और वह उस समय उसकी गर्दन पकड़े हुए था। उसकी आंखें गुस्से और नफरत से भरी थीं। वह पिछले 3 सालों से उसे दिन रात परेशान कर रहा था और उसके लिए सबसे बड़ा बुरा सपना बन गया था। उसने सोचा था कि वह इस जन्म में आर्यन सिंघानिया के साथ कभी भी शुरुआत में वापस नहीं जा पाएगी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अब भी उसे उम्मीद थी। कम से कम आर्यन सिंघानिया ने उसे उतना रिजेक्ट नहीं किया जितना उसने सोचा था। शायद इसलिए कि नैना शर्मा खाते समय अपने ख्यालों में खोई हुई थी और उनके होंठ चावल से सने हुए थे। आर्यन सिंघानिया ने उनके मुंह के कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ कुछ है। नैना शर्मा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और अपने होठों के कोने को छुआ। यहाँ। उसने उसे कुछ बार छुआ लेकिन ठीक से नहीं छू पाए। आर्यन सिंघानिया अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और झुक गया, एक हाथ से उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया। नैना शर्मा चौंक गईं। उनकी लंबी पलकें थोड़ी कांप रही थीं।
जब वह उसे देख रही थी तो उनकी गहरी आंखों में थोड़ी हैरानी और थोड़ी मासूमियत थी। उसकी आंखें तारों की तरह साफ और चमकदार थीं। उन दोनों के बीच इतनी दूरी थी कि आर्यन सिंघानिया उसकी गहरी आंखों में अपना रूप देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ उसे ही उसकी आंखों में देख सकती थी। आर्यन सिंघानिया का असली इरादा चावल के दाने हटाने में उसकी मदद करना था, लेकिन अब जैसे उस पर जादू कर दिया गया हो, उसकी आंखें गहरी हो गईं और उसके पतले होंठ उसके होंठों से दब गए। उसके होंठ सबसे पहले नैना शर्मा के होंठों के कोने पर पड़े। उसने बिना किसी शर्म के चावल खाए। उसका एडम्स एप्पल 2 बार सेक्सी तरीके से ऊपर नीचे हुआ। फिर उसके होंठों ने धीरे धीरे नैना शर्मा के होंठों को ढक लिया। इस समय नैना शर्मा की काली आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन सिंघानिया सच में उसके होंठों के कोने से चावल निगल जाएगा। हालांकि वे पति पत्नी थे और हालांकि वे पहले भी इतने करीब आ चुके थे, इस हरकत से वह उतनी शर्माई नहीं जितनी की हुई। आर्यन सिंघानिया ने उसे किस किया। उसके किस हमेशा रफ और बिना रोक टोक के होते थे। ये किस जैसा नहीं था बल्कि काटने जैसा था। लेकिन अब उसका किस बहुत हल्का और सॉफ्ट था। उसने धीरे से उसके होंठों को चूसा और ध्यान से उसके होंठों के शेप को देखा। फिर उसने थोड़ा थोड़ा करके उसके मुंह को देखा। क्या ये नैना अभी भी आर्यन सिंघानिया थी? नैना शर्मा की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। उसका दिमाग खाली हो गया और वह किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं कर सकी। आर्यन सिंघानिया ने उसे थोड़ी देर किस किया और देखा कि नैना शर्मा अभी भी उसे खाली नज़रों से देख रही थी। उसे ये थोड़ा अजीब लगा और वह थोड़ा पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने भारी आवाज़ में कहा, नैना शर्मा, अपनी आंखें बंद करो। अध्याय 120। 120 मिठास का एक संक्षिप्त क्षण दो। नैना शर्मा ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं। नैना शर्मा, जो बहुत अच्छे व्यवहार वाली थी, ने आर्यन सिंघानिया को देखा, अपने होंठ सिकुड़े और उन्हें फिर से किस किया। उसके होंठ उतने ही मुलायम और खुशबूदार थे जितने उसे याद थे और वह उनमें डूबे बिना नहीं रह सका। नैना शर्मा 1 मिनट से ज़्यादा समय तक हैरान रहीं, फिर आखिरकार उन्हें होश आया। उनकी आंखें थोड़ी खुलीं और उन्होंने अपने सामने सुंदर चेहरे को देखा। उनका पूरा व्यक्तित्व एक सपने में लग रहा था। आर्यन सिंघानिया उसे किस कर रहा था और वह उसे बहुत धीरे से किस कर रही थी। क्या वह सचमुच सपना नहीं देख रही थी? लेकिन ईशा, उसने पहले सपने में भी इतने खूबसूरत नज़ारे का सपना नहीं देखा था। नैना शर्मा का हाथ बेकाबू होकर उठा और धीरे से आर्यन सिंघानिया के शरीर को लपेट लिया। उसकी हथेली की गर्मी ने उसे बताया कि उसके सामने जो कुछ भी है वह असली है, कोई सपना नहीं। वह अपनी आंखें बंद किए बिना नहीं रह सकी और अपने होंठ थोड़े खोलकर आर्यन सिंघानिया को अपनी रूखी जबान से जवाब दिया। उसके जवाब से आर्यन सिंघानिया की आंखों में आग सी लग गई। उसने उसे और भी जोर से गले लगाया, जैसे वह उसे अपने शरीर में समा लेना चाहता हो, और उसे और भी जोर से किस किया। हवा में अचानक गर्मी फैल गई और कमरे में गर्मी फैल गई। उन दोनों ने जोश से किस किया जैसे कि इस बड़ी दुनिया में सिर्फ वही 2 लोग बचे हों। आर्यन सिंघानिया का हाथ उसके शरीर से नीचे सरका और धीरे धीरे उसके कपड़ों में चला गया। उसका किस भी उसी फ्लो के साथ आगे बढ़ा और उसकी पतली और गोरी गर्दन को किस किया। नैना शर्मा को 1 सेकंड के लिए लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वह रिएक्ट कर पाती, आर्यन सिंघानिया के अटैक ने उसके होश उड़ा दिए। उसका पूरा शरीर उसकी बाहों में था, उसे जो चाहे करने दे रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर 2 तेज दस्तकों ने नैना शर्मा की धुंधली चेतना को तुरंत वापस खींच लिया। उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी की और महसूस किया कि क्या गड़बड़ है। यह एक पब्लिक जगह थी और वह और आर्यन सिंघानिया असल में यहाँ मज़े कर रहे थे। नैना शर्मा का शरीर कांप उठा और उसने अनजाने में आर्यन सिंघानिया को धक्का दे दिया। आखिर में कुछ कोशिशों के बाद भी वह उसे धक्का नहीं दे पाए। उसने अपने दांत काटे और अपने हाथों की ताकत बढ़ाकर उसे धक्का दिया। आर्यन सिंघानिया को अचानक से ऐसा लगा कि वह उसे धक्का देकर दूर कर रही है। उसकी भौहें तन गई थीं और उसकी काली आंखें नाखुशी से भरी थीं। वह हाँफते हुए उसे घूर रहा था। नैना शर्मा जाहिर है नहीं चाहती थी कि वह गुस्सा हो। उसके गाल शर्म से भरे हुए थे, उसकी काली आंखें दाएं बाएं घूम रही थीं और उसकी आवाज़ मच्छर की तरह कमज़ोर थी, कोई कोई यहाँ है। आर्यन सिंघानिया की आंखों में आंसू आ गए। कौन इतना बेवकूफ़ है जो इस समय आकर सब गड़बड़ कर देगा। दरवाजे के बाहर से वेटर की आवाज़ आई कि उनके लिए आखिरी डिश सर्व की जाएगी। नैना शर्मा ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और कहा, अंदर आ जाए। वेटर बर्तन लेकर आया और उन्हें टेबल पर रख दिया। एंजॉय कहकर वह चला गया। आर्यन सिंघानिया ने टेबल पर रखे स्टीम टरबोट को घूरा। वह उसके आर पार देखना चाहता था। आखिरकार उसे और नैना शर्मा को प्यार और स्नेह का एक पल मिला, लेकिन असल में इस बिन बुलाए मेहमान ने उसे बर्बाद कर दिया। नैना शर्मा ने अपनी सांस ठीक की, अपनी चॉपस्टिक फिर से उठाए, मछली का एक छोटा टुकड़ा उठाया और आर्यन सिंघानिया के कटोरे में डाल दिया। चलो खाते हैं। वह इस समय भी कैसे खा सकता था। इस समय नैना शर्मा सच में ऐसे खा पा रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। आर्यन सिंघानिया तुरंत खड़े हो गए। मेरा पेट भर गया है।
चलो वापस चलते हैं। उसने कुर्सी को धक्का दिया और अपने लंबे पैरों से बाहर चला गया। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गया और नैना शर्मा की तरफ मुड़ा। मैं मछली नहीं खाता, याद रखना। नैना शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसे गुस्सा हो जाएगा। वह एक पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन अचानक उसे कुछ समझ आया और वह हंसने से खुद को रोक नहीं पाई।